नमस्कार। द ड्रामेटिक आर्ट एंड डिज़ाइन एसोसिएशन की तरफ से मैं गोविंद सिंह यादव एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम गपशप। आज ये हमारा 101 सेशन है और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार हमारे सेशन में आते हैं, देखते हैं। आपके साथ साथ हमारा भी और आपका भी ज्ञान वर्धन होता रहता है, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारे बीच हैं श्री ललित सिंह पोखरिया जी। आप पीएनए से हैं, आपने बहुत साल पीएनए में काम किया, आप वहाँ के टीचर हैं, उनसे खुद मैंने एक्टिंग सीखी है और मैं खुद एक्टिंग पढ़ाते थे सर। अर्जित है, को भी नमस्कार, एक्टिंग पढ़ाते थे। और आपने बहुत सारे नाटकों का लेखन किया, नुक्कड़ नाटक और बच्चों के लिए नाटक, बड़ों के लिए भी। आप आपने नाटकों में अभिनय भी किया और साथ में आप एक बहुत अच्छे निर्देशक भी हैं। तो बहुत सारी विधाओं में सर की रुचि रही है और बहुत सारा काम किया है सर ने। तो चलिए सर से मिलते हैं और उनसे गपशप शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार गोविंद जी, नमस्कार। सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्टूडेंट हूँ सर, धन्यवाद तो मुझे आपका करना चाहिए क्योंकि आपने अपने इतने ऊंचे मंच पर मुझे आमंत्रित किया। और दूसरी बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि आपका स्टूडेंट हूँ, तो हम सभी लोग जीवन के स्टूडेंट हैं और जीवन की इस यात्रा में हम एक दूसरे से मिलते हैं। कोई थोड़ा आगे है, कोई थोड़ा पीछे है ना। और अच्छी बात है, लेकिन किसी के स्टूडेंट होने से ही काम नहीं चलता। आप कहाँ पर क्या कर रहे हैं, है ना, उसमें बड़ा मायने रखता है। और आपने जो अपना यात्रा जारी करी है, तो उसमें ठीक है, किसी का स्टूडेंट होना कहीं ना कहीं जीवन यात्रा में कहीं ना कहीं काम आया होगा। लेकिन आपका अपना जो प्रयास, अपनी लगनशीलता और अपना जो क्रिएटिविटी वाली जो समझ है, उसका बहुत बड़ा योगदान है। वरना मेरा स्टूडेंट होना कुछ काम ना आता। ठीक है, अगर आप वो ना होते तो। अच्छा नहीं फिर नहीं नहीं, ठीक है। गुरु के बगैर ज्ञान नहीं होता सर। ये है कि गुरु बहाना बनता है, गुरु बहाना बनता है, जरूर बनता है ना। और वाकई गुरु एक ऐसी चाबी होती है जो हमारे भीतर छिपे खजाने के ताले को खोलती है। अपना खजाना नहीं देती है। अपना खजाना तो ठीक है, वो एक बातचीत के उसमें आ जाता है, तो खजाना तो पूरी दुनिया में भरा पड़ा है। लेकिन आपके भीतर जो खजाना है, उसके ताले की जो कुंजी है, वो कभी कभी हमारे पास नहीं होती है। उस धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसके पास होती है और उसके द्वारा खोले जाने का संयोग बनता है। तो वो व्यक्ति जो होता है वही गुरु होता है। और संयोग होता, कभी जीवन में किसी को गुरु मिल ही नहीं पाता, तो उसका स्वयं का अपना काम उसका कभी गुरु बन जाता है। जैसे एकलव्य का गुरु उसका अपना काम, अपना स्वाध्याय, अपनी साधना, अपनी लगनशीलता, अपना समर्पण, अपना दृढ़ संकल्प, ये सभी एकलव्य के गुरु थे, जो उसके भीतर के गुरु तो होए। गुरु तो होना है। और वो कहां से आता है? किसी संस्थान में मिलता है, जीवन की यात्रा में मिलता है, या फिर अपने भीतर से उपजता है। ठीक है, बात मेरे ख्याल से मैं कुछ और करने लग गया। मुझे आपने बुलाया किसी और नहीं नहीं सर, बिल्कुल सर। हम लोग का सर, हम लोग का टॉपिक भी गपशप है, तो गपशप भी मारेंगे। ठीक है। और सही है। तो अब मुझे क्या कहना चाहिए, आप बताइए। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ कुछ चीजें पूछूंगा कि जो हमें भी नहीं पता, जबकि मैं आपको बहुत अच्छा, एक पुराने चीज बताइए, जितनी देर आप बोल रहे हैं मैं अपना माइक म्यूट करूं क्या? एक बार ट्राई करके जितनी देर आप बोल रहे हैं, जी ट्राई करके देखो। हाँ जी सर, जी सर। हाँ हेलो हेलो हेलो
हेलो। हाँ आप बोलिए, हाँ आप बोलिए, बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि हमने हमने आज, बाप रे बाप, इतना डिस्टर्बेंस है आज। बहुत डिस्टरबेंस है। कोई नहीं सर, मैं भी बंद करूंगा, मैं ठीक ही रहेगा। तो सर, आपने कैसे शुरुआत की थिएटर में, शुरुआत की, किस तरह थिएटर से आप जुड़े? ठीक, 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 ठीक है। मैं कुछ बात आपसे पूछूंगा, आप इशारे में हाँ या ना कर दीजिएगा हाथ से। मेरे थिएटर में आने के पीछे, एक कारण के पीछे एक लंबी पृष्ठभूमि है, तो उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लूं, हाँ या ना? ठीक है। दरअसल मैं थिएटर में आने का मेरा कुछ ऐसा नहीं था। आमतौर पर जो आजकल लड़के थिएटर पर आ रहे हैं, या हमारे जमाने में भी, वो इंटर विंटर तक उनको पता चल जाता था कि हाँ थिएटर कोई चीज है और इसका कोई प्रशिक्षण होता है और इस क्षेत्र में आगे जाया जा सकता है, इसमें ये स्कोप है। उस दौर में आमतौर पर इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन करने वाले लड़के को पता होता था, और अगर वो स्कूल कॉलेज में नाटक वाटक करता था। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं। मैंने स्कूल कॉलेज के स्तर पर बहुत कम बार नाटक किए, बहुत कम, मुश्किल से 3-4 बार। एक तो हाई स्कूल के स्काउटिंग के कैंप फायर में 2 दिन ऐसा किया, लेकिन मुझे लगा कि मैं कर सकता। तो उस दिन सेल्फ रियलाइजेशन होता था। और इसके अलावा स्कूल के एक आध छोटे प्रोग्राम में, कभी गणतंत्र दिवस पर कभी ऐसे हम लोगों ने नाटिकाएं खेली, टीचर्स ने तैयार की, मास्टर साहब लोगों ने, और हमने किया। लेकिन बचपन में मेरा शौक था रामलीला का। आप जानते हैं कुमाऊं की रामलीला बहुत ही चर्चित है, बहुत प्रसिद्ध है, इसकी सांगीतिक शैली की, गायन शैली को लेकर। और कुमाऊं में जगह जगह ये रामलीला होती। अब मेरा बचपन केवल 8 वर्ष की उम्र तक अपने गृह जनपद पिथौरागढ़ के अपने गांव डोकोना में बीता। उसके बाद हम लोग तराई में माइग्रेट कर गए थे। हजारों हजार परिवार, जैसे पहाड़ में भूस्खलन, लैंडस्लाइड की समस्या वर्ष दशकों से चली है, तो बहुत सारे लोग माइग्रेट कर जाते हैं, तो हमारा भी परिवार माइग्रेट कर गया था। लेकिन और 7-8 साल के वर्षों में मैंने रामलीला खूब देखी। 1.5-2 किलोमीटर दूर पहाड़ी पर चढ़ के दूसरे गांव में रामलीला होती थी। हम वहां जाते थे, गांव के बच्चे जाते थे, हम भी जाते थे, मुझे बड़ा शौक था। और मेरे पिताजी दरअसल कल्चरल टेस्ट के आदमी थे। वो गांव के पारंपरिक उत्सव, धर्मी और जो अभिव्यक्ति परक परंपराओं वाले उत्सव थे, उनमें खुद भाग तो लेते ही थे। बाद में मुझे पता चला वो मिलिट्री में अपनी यूनिट की रामलीला कमेटी में भी रामलीला में पार्टिसिपेट करते थे, कभी दशरथ, कभी रावण। ठीक है। तो इनडायरेक्टली वो घर पे जब आते थे तो मुझे रामलीला की चौपाई जो गायन शैली में हमारे यहाँ होती है उनको याद करा लिया करते थे, और मैं खुद भी बहुत याद करता था। और अगल बगल वाले चाचा ताऊ चाची ताई ये सब लोग सुनते, ललित बेटा सुनाओ सुनाओ सुनाओ, तो मैं खूब गाता था। अब इसी बीच मेरी इच्छा हो गई कि मुझे भी रामलीला में भाग लेने का मौका मिले भाई। अब 5-6 साल 7 साल की उम्र में रामलीला में भाग लेने का कहाँ मौका मिले। अच्छा, हम स्कूल जाते थे प्राइमरी में, वहीं दीदी भी हमारी टीचर थी, मैं उनकी जान खाए रहता था। और रामलीला का स्टेज रास्ते में बना होता था, ऊपर तीसरे गांव में, और मैं वहां देख के ललचा, दीदी मैं भी करूंगा। अब दीदी एक बार जो है, वहां के जो मैनेजर थे कृष्णानंद पंत जी, उनके पास ले गए, बोले इसको किसी तरीके से कुछ भी करा दीजिए, ये जान खाए रहता है। और मैं 5-6 साल का था, इसको कुछ करा दीजिए आप रामलीला। अब क्या करें भाई, रामलीला की 1 महीने तालीम होती है, गायन शैली में लोग मतलब 1-1 महीने रिहर्सल करते हैं। अचानक मेरे मन में आया मैं रामलीला में मुझे कौन क्या रोल दे देगा, तो मेरा मन रखने के लिए एक बार ध्रुव का प्रकरण दिखाया गया, तो ध्रुव बनाया गया मुझे। ध्रुव तपस्या कर रहा है, मुझसे कहा तुम खड़े रहना बेटा, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल पाओगे तो बोल पाओगे, नहीं पीछे से एक अंकल जी बोलते रहेंगे, तुम केवल हाथ जोड़े रहना, और भगवान विष्णु जी यूं बने होंगे। ये किया हमने, अच्छा लगा, लेकिन मन कहाँ भरे। तो एक बार क्या किया कि भाई अच्छा, वो सीता जी वाटिका में जाती हैं गौरी पूजन के लिए, तुम गौरी जी बना देंगे तुमको, तुम बैठे रहोगे, धोती वोती लपेट के बैठे रहोगे, तुम्हें जो है और कुछ नहीं करना है। अब मन कहाँ भरे भाई इससे। तो फिर एक बार और किया गया, अच्छा जो सीता जनकपुर जो है बारात जाएगी अयोध्या से,
उसमें इनको शत्रुघ्न का मित्र बना दो भाई। तो साथ में वो अच्छा वो चमकीले कपड़े पहनने का बड़ा मन होता था, चम 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 वो पेट्रोमैक्स की लाइट में चम 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 करते थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि भैया मैं कब पहनूंगा। तो इस तरीके से मुझे किसी तरह से लुभाया गया। लेकिन पार्ट खेलने को कौन दे भाई, कहाँ मैंने गाने याद किए, कहाँ रियाज किया। लेकिन जब हम लोग तराई में माइग्रेट किए, तो मैं 7वीं में जब पढ़ता था, वहां भी कुमाऊं के बहुत परिवार थे, तो वहां रामलीला हुई और मैंने शत्रुघ्न का पार्ट मुझे किसी तरीके से मिला। और उसी रामलीला में पिताजी ने रावण का रोल किया था। पिताजी मिलिट्री से रिटायर हो चुके थे। अब मुझे लगा कि हम गायन में ये ताल वाल के साथ कमजोर तो हूं, लेकिन जब मैंने वो शत्रुघ्न का पार्ट खेला, अरे तू पापिन अरु चंडालिन, अरे तू पापिन अरु चंडालिन, तुझे मैं मारूं तीर, हट रे यहाँ से आई कहाँ से, हट रे यहाँ से आई कहाँ से, नहीं करूं दो चीर। अब मैं इसमें ताल में तो भटक गया था, बाद में मुझे बताया गया, लेकिन एक्टिंग का एक सुरूर गोविंद तुम्हें बताऊं भीतर लगा कि यार कुछ हुआ, कुछ रोमांच हुआ भीतर। ठीक है, तो ये बचपन की ये पृष्ठभूमि। दूसरा, जो हमारे यहाँ अभिव्यक्ति परक परंपराएं थी, कुमाऊनी भाषा में राम कथा का सामूहिक गायन पुरुषों द्वारा आंगिक भंगिमाओं के साथ, मैं उसमें भाग लेता था। ठीक है, और गांव के बड़े बूढ़े मेरी बड़ी प्रशंसा करते थे। यानी नाटक में नहीं जानता था, लेकिन मेरे भीतर अभिनय रूपी अभिव्यक्ति परकता का तत्व था। ये बचपन में मुझे तय हो गया। लेकिन जैसे मैं बड़ा हुआ, हाई स्कूल, इंटर, इन चीजों से मेरा रुझान हटा। मैं दार्शनिक स्वामी रामतीर्थ, शंकराचार्य, जेम्स एलन, स्वेट मार्डन, ये सब पढ़ने लगा। जीवन निर्माण की किताब मैं बाकी सारी किताबों से पहले पढ़ लेता था। ठीक है, लेकिन अब इंटर में आने के बाद क्या हुआ कि पूरे साइंस में मतलब फोकस हो गया। अब तो पीएमटी करना है, लेकिन मेरा अंडर एज था, तो मैं जो है ग्रेजुएशन में बीएससी में सेकेंड ईयर के बाद में पीएमटी का फॉर्म भर पाया, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो इन्हीं दिनों मैं दीदी के पास लखनऊ आके मैं बीएससी कर रहा था, तो मेरे जीजा जी थोड़ा सा आध्यात्मिक रुझान, वो बड़ी बड़ी किताबें मुझे देते थे, और इन सारी योग की बातें, ये सारी बातें, तो उसका मेरा भीतर रुझान हुआ कि मुझे दार्शनिक बनना है। तो नहीं, मैं दार्शनिक बनने के लिए ये सारे करने लगा। फल ये हुआ कि पीएमटी में तो मैं निकला नहीं, लेकिन मेरे भीतर आया कि नहीं, अब मुझे योग और प्राकृतिक चिकित्सा, जो कि स्थायी उपाय है, जो रिटर्न टू नेचर, जो आध्यात्मिक मूल्यों का संरक्षण करती है, मुझे उस चिकित्सा पद्धति की शिक्षा लेनी है। तो भाई साहब, मैंने जो है करस्पॉन्डेंस कोर्स खोजा, गाजियाबाद प्राकृतिक चिकित्सा विद्यापीठ, वहां से करस्पॉन्डेंस कोर्स किया मैंने। और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेने के लिए हम वहां गए, और दिल्ली के मशहूर डॉक्टर नेचुरोपैथ ओपी सेठ साहब के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करी। और सब करके जब लौट के आए, तो पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारी ये डॉक्टरी हमारी तो समझ में आती नहीं, कहीं नहीं सुना आज तक हमने इसके बारे में, है ना। और सुन लो, और उसकी प्रैक्टिस हम शुरू करें तो उस वक्त भी कम से कम 40-50 हजार रुपए चाहिए थे। पिताजी ने कहा ठीक है, तुम, हमने तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई में जैसे भी हुआ खर्चा वर्चा किया, लेकिन ये रिस्क हम नहीं ले सकते जिस चिकित्सा पद्धति का हमें कोई ज्ञान नहीं, जिसके कोई भविष्य को बारे में जानते नहीं, हम कहीं से ले लगा के 40-50 हजार रुपया लगा भी दें, तो ये रिस्क बेटर नहीं उठा सकते। आ गया सन 81-82, तो मुझे पता चला लखनऊ में एक नेचुरोपैथिक कॉलेज स्टैब्लिश हो गया है, और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से एडेड है, जिसके डायरेक्टर हुआ करते थे केंद्रीय बोर्ड के धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। अगर आप लोग याद करें तो इंदिरा जी के जमाने में ये बोर्ड चला था, शुरू हुआ था, और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को, जो उनके योग गुरु थे, उनको उसका निदेशक बनाया गया। वहां से वित्तीय सहायता मिलती थी लखनऊ के इस कॉलेज को, मुझे कहीं से पता चला, तो मैं वहां गया। उसके डायरेक्टर थे प्रधानाचार्य डॉक्टर खुशीराम शर्मा दिलकश। अपने समय के, वो पाकिस्तान से आए हुए थे जब माइग्रेट हुए थे, अपने समय के हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट नेचुरोपैथ। तो उन्होंने, मैं अपने डॉक्यूमेंट सब लेके गया, और तो उन्होंने इंटरव्यू भी लिया, सब कुछ प्राकृतिक चिकित्सा संबंधी। आज भले मैं बहुत सारी चीजें भूल गया हूँ, लेकिन सारी चीजें मुझे
5 तरह की जो चिकित्सा होती थी, जल चिकित्सा, आहार चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, सूर्य रश्मि चिकित्सा, चुंबकीय चिकित्सा, मुझे मालूम था, इनके प्रैक्टिकल भी मैंने किया था। ठीक है, तो उन्होंने कहा बेटा ठीक है, तुम्हारा ज्ञान भी ठीक लग रहा मुझे, लेकिन यहाँ तो वार्ड बॉय की भी मतलब पोस्ट नहीं है इस समय। डॉक्टर की छोड़ो, असिस्टेंट डॉक्टर की छोड़ो, असिस्टेंट टीचर की छोड़ो, वार्ड बॉय की भी पोस्ट नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा जो बोलना है, तुम्हारी जो भाषा है, ये मुझे बहुत प्रभावित कर रही है। तुम्हारा तो साहित्यिक तो है, और बात कहने का अंदाज, कम शब्दों में अपनी बात बढ़िया कह ले, तो जहां घुमाना घुमा भी रहे हो। तो ऐसा करो बेटा, ये कॉलेज का प्रिंसिपल डायरेक्टरशिप के चक्कर में मेरी एक मैगजीन है प्राकृतिक चिकित्सा की, 1948 से निकलती थी, वो ठप हो गई है पिछले 12 साल से। तुम उसका संपादन संभाल लो, मैं तुम्हें वो सौंपता हूं। और वो पत्रिका चल गई तो वो तुम्हारे नाम करके ही मरूंगा। ठीक है। अब इस दौरान हम लोग क्या करते थे, वहां मुझे तीसरे वर्ष का एक छात्र मिल गए, राजीव रस्तोगी। वो थिएटर करते थे मधुकर जी लखनऊ में जो है स्वर्ण कमल कंबाइंड थिएटर। तो बातचीत में उनसे पता चला कि भीतर भीतर वो चीज आने लगी। कैसे आने लगी, हम 4-5 मित्र बनकर मिलकर साहित्यिक रुझान के रोज एक कविता लिखते थे, आपस में डिस्कस करते थे, उसका डिस्क्रिप्शन करते थे, सब्जेक्ट देते थे, रोज एक सब्जेक्ट लेते थे और हर एक से कहते थे अलग अलग कविता लिखो, और सबकी कविता उसी एक सब्जेक्ट पर उसका एनालिसिस करते थे, और एक आध गणमान्य सयानों को भी उसको सुना के समझाते थे। तो मेरे उस काव्य पाठ में अभिनय का पुट झलकने लगा। लोगों ने मुझे सलाह दी कि तुम यार एक्टिंग के क्षेत्र में जा सकते हो, रंगकर्म होता तो थिएटर। अब मेरा लगने लगा कि अच्छा थिएटर भी कोई चीज होती है, अच्छा थिएटर होती है, इसमें मतलब संस्थाएं होती है ना, नाटक की एक्टिंग की केवल अलग बात है वो है, लेकिन इसकी संस्थाएं भी होती हैं और नाटक इस तरह से होते हैं, ये मुझे पता चला। अब उधर राजीव रस्तोगी जी ने कहा ठीक है, फिर मैं आपको मधुकर जी से मिलाऊंगा। ये कैसे पता हुआ कि जो हमारे खुशीराम शर्मा दिलकश जी जो डायरेक्टर थे, वो उस स्वर्ण कमल कंबाइंड संस्था के संरक्षक भी थे। अब मेरे मन में आया, लेकिन मेरा दुर्भाग्य बताऊं गोविंद, करीब 1 साल के मेरे इस पत्रिका के संपादक के रूप में रहने के बाद खुशीराम शर्मा जी बहुत बीमार पड़ गए। 84 साल के थे उस समय, और उनका स्मृति मेमोरी लॉस हो गया, और 4-5 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। दिसंबर 1983 को उनकी डेथ। अब भाई साहब कॉलेज का मैनेजमेंट अपना कॉलेज देखे कि मेरी पत्रिका को देखा है। 1-2 महीने तो कॉलेज ने चलवाया किसी तरह से, बाद में कहा नहीं ये पत्रिका नहीं चला, और कॉलेज भी मिस मैनेजमेंट से बंद हो गया। राजीव मुझे मधुकर जी से मिला नहीं पाए, लेकिन इधर क्या हुआ आप सुन गए। हमारी कविता सुनते थे हमारे पड़ोसी नंदलाल भाटिया जी, और उन्होंने कहा बेटा, वो सीनियर थे काफी, तुमको एक्टिंग में जाना चाहिए, एक राज बिसारिया जी हैं, वो एक्टिंग सिखाते हैं, मैं तुमको उनसे मिलाऊंगा। सुनो, ये जनवरी फरवरी 1984 की बात हो गई, नहीं फरवरी मार्च की। बोले मैं उनसे यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, 1968 में उन्होंने अंग्रेजी पढ़ाई है। और अच्छा, नंदलाल जी ये नहीं जान पाए थे तब तक कि राज बिसारिया जी के प्रयासों से भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी की स्थापना भी हो चुकी है। वो केवल उनकी संस्था है तो ये समझ रहे हैं। वो वहां ले गए मुझे, और राज साहब से, वो तो कभी फिर सुनाऊंगा, ड्रामेटिक मीटिंग, 3 मिनट की जो मीटिंग राज सर के साथ उनके कॉरिडोर पे हुई, उस 3 मिनट ने मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना दिया, मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। राज साहब ने कहा, नंदलाल जी ने अपना भी परिचय दिया और मेरा भी। राज सर ने बहुत कुछ पूछा, मैंने कहा मैं प्राकृतिक जीवन का इसमें संपादक हूँ, पहाड़ का हूँ, और राज साहब ने, मुझे पहाड़ बहुत प्यारे हैं, समुद्र मुझे बहुत प्यारा है ना, इस तरह से खड़े खड़े उन्होंने बात करी। ठीक है, और तो उनसे कहा कभी आना फॉर्म भरवाना ना, नंदलाल जी से कहा कि इनका फॉर्म भरवाना आना कभी। हम लोग ये समझ नहीं पाए यार फॉर्म भरवाना क्या है। जब 1984 में अगस्त में या जुलाई में मैंने भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के नए सत्र का विज्ञापन देखा, नीचे डायरेक्टर राज बिसारिया, मैंने कहा सर ने शायद इसलिए कहा था फॉर्म भरवाना।
और इस बीच में मैं संकोच में गया नहीं, उनसे दोबारा मिला नहीं। और भाई साहब मैंने आनंद फानन में जो है फॉर्म भरा, और एक एक संकल्प होकर, भले पिछला कोई अनुभव नहीं था लेकिन जो ऑडिशन मिला उसको भरपूर तैयार किया ढंग से। और मेरे जो शिवपाल हमारा बैचमेट है, शिवपाल तेवतिया बुलंदशहर से आया था, 3 दिन उसको मैंने धर्मशाला में एक जगह रुकवाया था क्योंकि 3 दिन बाद रिजल्ट भी निकलना था। उस दौरान उसने मेरी आधुनिक रंगकर्म की जो तैयारी करवाई, नाटककारों के नाम, नाटक मतलब तो गलत नाटक, बाबा कारण जी, अब्राहम अलकाजी, मोहन राकेश, क्योंकि हमने तो राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद और भारतेंदु हरिश्चंद्र, है ना, रामधारी सिंह दिनकर, इन्हीं को जानते थे। उस बंदे ने 2-3 दिन में मेरी ऐसी तैयारी करे, और ईश्वर की दया से अभिनय का तेवर मैं पहले से अपने भीतर पहचान चुका था, तो आत्मविश्वास था। बस इंटरव्यू देने पहुंचे भाई साहब, पहले रिटन टेस्ट हुआ, फॉर्म जमा हो गया, कल्लन भाई वहां मिले, बोले हाँ आपका फॉर्म अच्छा है। सब फॉर्म जमा करते है ना, और फॉर्म उसमें क्या संपादक का लगा हुआ भाई साहब, लिखा हुआ, और गिरीश बिहारी रस्तोगी जी हुआ करते जो हमारे वो नाटक भी करते थे, मतलब बहुत दूसरे लेवल पर, अच्छे पुरानी संस्था, और कविताओं का हमारा वो भी करते थे, तो उनकी तरफ से संस्कृति लेटर था एक बढ़िया। तो कल्लन भाई को लगा अच्छा भाई साइंस का स्टूडेंट रहा है और ये है वो है, बोला फॉर्म आपका अच्छा है, जमा करिए, आइए परसों इंटरव्यू कीजिए, चले गए, है ना। तो भैया अब जो है राज बिसारिया सर, एम के रैना सर, मनोहर सिंह जी, के एन कक्कड़, रविशंकर केमू, ये सब लोग पैनल में बैठे हुए। ठीक, अब मैं बैठा और मैंने कहा कोई नाटक किया। अब मैं क्योंकि ऑफिशियली कोई नाटक किया ही नहीं, तो मैंने क्या सर नाटक तो किया नहीं, मैंने ऑडिटोरियम भी नहीं देखा है। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, और नहीं देखा था ऑडिटोरियम, नाटक वाला ऑडिटोरियम तो देखा ही नहीं था भाई। कैंप फायर में जो नाटक हुआ था वो ऑडिटोरियम में थोड़ी हुआ था, स्कूल के स्काउटिंग के कैंप फायर में, है ना। तो ऑडिटोरियम जैसी कोई चीज तब ऐसे स्कूलों में होती नहीं थी, अब होती है। राज साहब ने पहचान लिया, अच्छा आप यूनिवर्सिटी आए थे, ऐसे राज साहब ने हमसे कहा। सर, अब राज साहब उतनी देर से, अब राज साहब ने कोई सवाल नहीं पूछा, लगातार देखते रहे। पैसे सुने सब लोगों ने, मोहन राकेश का आप नहीं जानते मैं कौन हूँ और क्या कहना चाहूँ, वो काले सूट वाला, और एक्टिंग मैंने अच्छा तैयार किया था। लेकिन कक्कड़ साहब बोलते बेटा ये बताओ तुमको स क्या है, श क्या है, इसका कुछ हिसाब नहीं है समझ में आता, कहाँ पर स है कहाँ पर श है। और मैं पहाड़ी आदमी, हमारे यहाँ स न तालव्य न मूर्धन्य न दंत, इन तीनों का कोई वो नहीं था, कॉन्सेप्ट ही नहीं था। स स स स या श श श श हर एक बोलते चले जाओ, जब जो मर्जी आए, जब जो जैसा मुंह बन जाए वैसा बोल दो। पहाड़ में तो ये रहा है ना, एक टोक तो ये हुई। लेकिन उन्होंने कहा नहीं परफॉर्म अच्छा किया, परफॉर्म अच्छा किया, मनोहर सिंह जी ने शायद कहा। अच्छा एम के रैना जी ने कहा छोटू एक गाना सुनाओ, वहां बहुत सारी बातें। अच्छा इस बीच मैंने बातों को घुमाव करके मैं कविता भी लिखता हूँ, ये मैंने कह दिया, उन दिनों लिखता था। और एक कविता सुनाई, जीवन है एक औपचारिकता और औपचारिकता, आधुनिक सभ्यता की दूरी, फटी चिथड़ी जिंदगी को किसी तरह लुढ़काया, आधुनिक सभ्यता में लुढ़क रहे मांसपिंडों के समानांतर, क्योंकि औपचारिकता तो निभानी ही है। इसीलिए हर जगह जय दर्जियों के दरवाजे खटखटाए, फटी चिथड़ी जिंदगी में पैबंद लगवाने के लिए हर जगह से आश्वासन मिला। वैसे तो हम मरम्मत का काम नहीं करते, रग आपके खातिर कर देंगे, रख जाइए परसों आइए पैबंद लगे मिलेंगे। इस तरीके से मैंने कहा था लोग इससे प्रभावित। फिर एम के रैना जी ने कहा पहाड़ी हो तो गाना सुनाओ। अब मैं ताल से भटकता था आदमी हमेशा, लेकिन मैंने गाना सुना तो सुर मेरा ठीक रहता था। तो वो भी इस तरह, इस बीच तमाम सारी बातें हुई, और तीसरे दिन रिजल्ट मिला कि मैं सेलेक्ट हो गया। तब का दिन है गोविंद और आज का दिन है, एक सूत्रीय रास्ता है। खाई आई, खंदक आई, मोड़ आए, दलदल आया, कंटीले रास्ते आए, है ना, बहुत सुंदर हरियाली से बिछी हुई चादर आई रास्ते में, आते जैसा आता गया वैसा मैं करता गया। ये है बड़ा घुमा और लंबा उत्तर दिया मैंने। नहीं, बहुत बहुत सुंदर था सर, ये जानना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है सर।
तो सर डिस्टर्ब अभी भी हो रहा ना जी। तो मैं ये कह रहा था कि एक्टिंग एक्टिंग का सफर आपका कैसा रहा? क्या एक्टिंग के बारे में पूछ रहे हैं? देखो, हर आदमी, मेरे ख्याल से हर नहीं तो 90% आदमी उस दौर में, अब तो शायद दूसरे काम से भी आते हो, एक्टिंग ही के लिए आते थे। ये एक बड़ी अजीब सी बेवकूफी भरी हम लोगों की सोच होती थी कि नाट्य प्रशिक्षण संस्थान में हम समझते थे एक्टिंग सिखाई जाती है केवल, जबकि एक्टिंग तो चौथा पांचवा सब्जेक्ट है ना। नाट्य प्रशिक्षण संस्थान में कॉम्प्रहेंसिव ड्रामेटिक आर्ट्स का कोर्स है ना वो। तो हम लोग एक्टिंग, क्योंकि फिल्में देखी, अच्छा, हम एक्टिंग का मेरे पास टैलेंट जरूर मैंने एहसास कर लिया था, लेकिन जो इंस्पिरेशन मिलती थी, कैटलाइजेशन मिलता था, वो फिल्मों से मिलता था। और मुझे कैटलाइजेशन मिला दिलीप साहब से और ओमपुरी साहब से। अर्ध सत्य को 7 बार देखा, तब तक अर्ध सत्य, फिर की फिल्मों से इनसे बाद में देखी वो तो, लेकिन इससे पहले इनसे मिला था। तो एक्टिंग के लिए हम भी आए थे, लेकिन जब हमने फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस लिया, एडमिशन के बाद की बात नहीं कर रहा, फॉर्म के साथ जब प्रोस्पेक्टस लिया और जब प्रोस्पेक्टस पढ़ा, तो मेरी आंखें आश्चर्य से अभिभूत हो गई, मेरा मन भी आंखें, मैंने कहा अरे इतनी पढ़ाई इस प्रकार की, इसमें दर्शन भी है, मनोविज्ञान भी है, साहित्य भी है, शिल्प भी है, पता नहीं क्या क्या है। तो मुझे लगा कि यही वो जगह है जो मेरी वास्तव में मेरी मंजिल है। समझ में आ रही है बात? तो मुझे फिर वहां से एडमिशन लेते समय, हालांकि ऑडिशन देने की तो तैयारी करनी ही थी, लेकिन वहां से एक्टिंग ही करनी ये हट गया। मैंने सारे सब्जेक्ट को पूरे मनोयोग से, भले ही उसमें इंटेंसिटी कभी घटती बढ़ती हो, क्योंकि उससे पूरा विकास हो रहा था, और मेरे अब तक की कोर्स से इतर पढ़ी गई चीजें, जो मैंने जेम्स एलन स्विफ्ट, मर्लिन, राम तीर्थ या शंकराचार्य, इन सबको पढ़ा था, तो वो सब वहां काम आ रही थी। तो धीरे धीरे वो चीज हट गई कि केवल एक्टर ही बनना है, चीज ना सब कुछ है। लेकिन हाँ, मलाल तो रहता है, एक एक अजीब से, हम लोग ज्यों ज्यों हम कम, जितने हम नए होते हैं उतने हम बेवकूफ होते हैं, और उतने ही ये भी समझते हैं कि हम ज्यादा जानते हैं, हम बड़े योग्य हैं, खुद अपने असेसमेंट करने लगते हैं। गोविंद, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका वीडियो तो हट गया है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा हमारे साथ भी हुआ। प्रथम वर्ष में पहला नाटक होना था, अतुल तिवारी जी को बुलाया गया था। अतुल तिवारी जी आए थे, तो उनको 2 प्ले करने थे, उन्होंने तय किया था बर्तोल्ट ब्रेख्ट के एक्सेप्शन एंड द रूल एंड इनफॉर्मर। इनफॉर्मर शॉर्ट प्ले था जो मुखबिर नाम से खेला जाना था, और एक्सेप्शन एंड द रूल जो है उसका उन्होंने हिंदी अनुवाद किया था, एक पुरानी नई कहानी। अब कास्टिंग की जो एक एकेडमिक प्रक्रिया होती है, इंस्टीट्यूशनल जो प्रक्रिया होती है, वो अतुल जी ने बहुत कायदे से करी। और उसमें क्या होता था, हर आदमी से मुझे बड़ा रोल मिल जाए, मुझे बड़ा रोल मिल जाए, देखें कौन सा मिलता है, देखें कौन सा मिलता है। ये एक अजीब सी बेवकूफी हम लोगों के भीतर होती है। और भाई साहब, मैंने 2-3 कैरेक्टर्स के मेरे से इम्प्रोवाइजेशन कराए गए, सौदागर का भी कराया गया या गाइड का भी कराया गया। हाँ हाँ, तो आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? हाँ सर, अब आ रही है। हाँ अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बीच में डिस्टर्ब हुआ था क्या? वो मैं ठीक कर रहा था अपना कुछ, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। तो अब हमसे खूब इम्प्रोवाइजेशन कराया गया और मेरी बड़ी तारीफ भी हुई है दुनिया भर का, लेकिन रोल मिला हमको मुखबिर में केवल, उसमें नहीं मिला, उसमें कोरस में डाल दिया। मुखबिर में मिला क्लोजेज हेनरी का 12 साल के बच्चे का, हम मार मुंह फुलाए हुए, अकल ही नहीं, छोटा रोल दे दिया। अरे आज मैं बच्चों को समझाता हूँ यार, 1 सेकंड में के लिए भी उतना ही करना पड़ेगा जितना 1.5 घंटे के लिए करना पड़ेगा।
सारी प्रक्रियाएं 1 सेकंड आपकी अगर प्रेजेंस है स्टेज में, विजिबल हैं आप, तो 1 सेकंड में भी आपको अपने तीनों कैरेक्टराइजेशन करने पड़ेंगे, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। इसके साथ साथ आपको फिल्म पूरे प्ले के लेवल पर भी एनालिसिस करना ही पड़ेगा, भले आप 1 सेकंड आ रहे हो। थीम क्या है, फॉर्म एंड स्टाइल क्या है, प्लॉट क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, मूड एंड एटमॉस्फेयर क्या है, डायरेक्टर्स इंटरप्रिटेशन क्या है, ये अकल में अब आता है। भैया 1 सेकंड भी करोगे तो यही तो करना पड़ेगा। जैसे हम एक रोटी पकाएं अगर गोविंद, तो एक रोटी के लिए भी आटा हमको उसी तरीके से सानना होगा, उसको बेलना, लोई उसी ढंग से बनानी होगी, बेलना भी उसी तरीके से होगा, और चूल्हे में आंच का जो इंटेंसिटी होगी उसका भी हिसाब किताब उतना ही रखना होगा, उसी प्रकार से रखना होगा जिस प्रकार से 50 रोटी बनाने के लिए एक ही बनाएंगे तब भी तो सारा फिनोमेना लगेगा। ज्यों ज्यों हमको तो ये एहसास हुआ है, ज्यों ज्यों यात्रा बढ़ती जाती है त्यों त्यों लगता है यार अभी तो बहुत कुछ बाकी है। जहां हम केवल पहला कदम से भी ढंग से नहीं लिए होते हैं, लगता हम तो जानते हैं, अपने टैलेंट के दम पर हम हुंकारी भरते हैं, है ना। तो लेकिन फिर धीरे धीरे ये कमजोरी भी हटती चली गई, और मेरा एक्टिंग में पूरा मन लगता था, लेकिन मैं दूसरी चीजों को भी साथ लेकर चलता था। अब एक बेवकूफी भरा दीवाना या दीवानगी केवल एक्टर बनना है ऐसी नहीं रहे। आपके जहन में कभी ये नहीं आया कि जहन में कभी बॉम्बे भी जाना है, बॉम्बे भी जाना है? गोविंद अगर मुझे अलाउ करो इसका, अगर तुम्हें, आपके पास कितना टाइम है? बहुत टाइम है, आप आराम से वक्त बहुत टाइम है, आराम से नहीं, मेरी एक किताब में इंटरव्यू छपा है और किसी ने छापा, और उसमें यही सवाल है, इस सवाल का मैं पढ़ के उत्तर देना चाहता हूँ। मैं किताब अपनी अलमारी तक जाना पड़ेगा किताब निकालने। हाँ, तब तक मैं नाम बता देता हूँ कौन कौन लोग हमारे साथ हैं। हाँ है ना, लेकिन मैं तो ये माइक हटा के जाऊंगा बेटा। मैं हाँ बिल्कुल, आप हो जाइए सर, आप जाइए सर, आप मैं से एक गिलास पानी दीजिए। हाँ हाँ गोविंद, ये एक किताब छपी है, एक कथा यात्रा नाम से, कला यात्रा नाम से एक किताब छपी है। इसका संपादन किया है अल्मोड़ा के हेमंत जोशी जी ने, जो मोहन उप्रेती शोध संस्थान के संस्थापक हैं और बहुत गजब का काम कर रहे हैं वो उस संस्थान के द्वारा। तो इस किताब में उन्होंने 9 कुमाऊनी गढ़वाली लोगों के इंटरव्यूज किए हैं, जो बड़ी बड़ी हस्तियां, मैं उसमें कहीं नहीं, उसमें पद्मश्री भी हैं, उसमें और साहित्यकार भी हैं, पुरातत्वविद है, इंटरनेशनल फेम के यशोधर मठपाल जी हैं, उर्मिल थपलियाल जी है, या और तमाम है, लेकिन मैं भी एक हूँ। तो उसमें एक सवाल उन्होंने मुझसे पूछा, सुनिएगा, कोई इसका बुरा न माने, ये मेरे विचार है। इन्होंने पूछा आपके समय के बहुत सारे, थोड़ा सेंटर में आइए सर, अरे सेंटर, ये अब ठीक है, अब ठीक है जी सर, जी सर, ठीक। हाँ, तो हेमंत जी पूछते हैं आपके समय के बहुत सारे प्रशिक्षित रंगकर्मी बड़े पर्दे की दौड़ में मुंबई गए, आपके मन में क्या मुंबई जाकर काम करने का विचार नहीं आया? अब मेरा उत्तर सुनो हेमंत जी, प्रशिक्षित रंगकर्मियों की मुंबई जाने की प्रवृत्ति तो मुझसे भी पहले समय से थी, आज ये प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। कभी कभी तो लगता है कि प्रशिक्षण मुंबई जाने के लिए ही दिया और लिया जा रहा है। कभी कभी लगता है
इस बात को नैतिकता के कठोर कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। मुंबई जाने की प्रवृत्तियों का विश्लेषण करें तो कुछ कहने सुनने का आधार बन सकता है। मुंबई जाने के पीछे किसी का उद्देश्य रहा फिल्म या टेलीविजन के द्वारा ग्लैमर, कीर्ति और ऐश्वर्य हासिल करना, सभी प्रकार के भौतिक आनंदों को उपलब्ध करना, और किसी का उद्देश्य रहा सीरियल और फिल्मों में अभिनय या दूसरे कामों के जरिए एक अच्छी आमदनी का आधार बनाना। कुछ ऐसे लोग भी होंगे ही जिनका उद्देश्य होगा फिल्म और सीरियल के क्षेत्र में एक कलाकार यानी सृजन कर्मी के रूप में कला और सृजन के नए मापदंड स्थापित करना, या कलाकार के नाते सामाजिक मानवीय जिम्मेदारी निभाने में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना। जाहिर है कि इन तीनों में से मेरा कोई भी उपरोक्त उद्देश्य नहीं हो पाया मुंबई जाकर करने के लिए, इसीलिए मैं मुंबई नहीं जा पाया, क्योंकि तीसरा उद्देश्य मैं लखनऊ में पूरा कर रहा था। पहले दो उद्देश्य मेरी फितरत में नहीं थे और तीसरा उद्देश्य मेरे वश में नहीं रहा कि मैं मुंबई जाकर वो करूं। अपनी इस विवशता का विश्लेषण अवश्य मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। हेमंत जी, मैं जीवन के भौतिक पक्ष की ओर हमेशा उदासीन लापरवाह रहा। इस क्षेत्र में जीवन यापन कैसे होगा ये न तो भारतीय नाट्य अकादमी में प्रशिक्षण लेने के दौरान सोचा, न ही प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद। जहां भी जैसे भी स्वदेश रंग कर्म करने का अवसर मिला करता गया। जीवन यापन की अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के स्थायी उपायों से मुंह मोड़े रहा। इसी बेपरवाह स्वभाव के कारण कभी मुंबई का विचार तक मन में नहीं आया। परिवार हो जाने के बाद और आर्थिक परिस्थितियां विकटतर हो जाने के बाद भी स्वदेश सरोकार धर्मी रंग कर्म की ही लालसा मन में पनपती रहती थी। ठहर ठहर कर और बिखर बिखर कर ऐसे अवसर मिल जा रहे थे और मेरा जीवन भी किसी तरह चल ही जा रहा था। मेरी आंखों के सामने मेरे कर्म क्षेत्र लखनऊ से ही मेरे निर्देशन में काम किए हुए, मेरे साथ अभिनय किए हुए अभिनेता अभिनेत्री मुंबई जा रहे थे, और कभी कभी तो केवल 2-3 नाटकों में अभिनय का अनुभव लेकर मुंबई जा रहे थे। एक दो छोटे बड़े सीरियल में अभिनय का अवसर भी पा ही जा रहे थे। और कुछ लोग जो मुझसे कहते थे ललित तुम्हारे साथ एक्टिंग करने में डर लगता है, वो भी मुंबई जाकर काम पा रहे थे। हेमंत जी, मैं फिर स्पष्ट कर दूं, मुंबई जाने और नाट्य विधा के बीच कोई अंतर संबंध नहीं है। शुरुआती दौर से लेकर आज तक फिल्म उद्योग में अनेक अच्छे अभिनेता हुए जिनका रंगमंच से कोई जुड़ाव नहीं रहा। पता नहीं जनमानस में ऐसी धारणा क्यों बन गई है कि रंगमंच अभिनय की नर्सरी है, नर्सरी पाठशाला है या प्राइमरी है, हाई स्कूल है या सेकेंडरी है, और सीरियल स्नातक है और परास्नातक है, और फिल्म तो पीएचडी है, डॉक्टरेट है, या फिर उससे ऊपर भी कोई योग्यता है। हेमंत जी, रंगमंची अभिनय की नर्सरी है और रंगमंची अभिनय की पीएचडी है, डॉक्टरेट है। कभी कंप्लीट ना हो पाने वाली पीएचडी अर्थात सतत साधना है जो जीवन पर्यंत चलती है। रंगमंच और अभिनय मानव सभ्यता एवं संस्कृति के उद्भव काल से है, जबकि फिल्म और टीवी लगभग 150 साल पहले हुए कैमरे के आविष्कार के बाद से है। मैं फिर स्पष्ट कह दूं, ऐसा कहकर मैं टेलीविजन और फिल्म की कलात्मक विशेषता का महत्व को कम नहीं कर रहा हूं। फिल्म और टीवी के इतिहास में एक से बढ़कर एक कलात्मक, शिक्षाप्रद और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत चिर दर्शनीय और चिर स्मरणीय रचनाएं हुई है। मगर बिना इस बात को समझे कि किस फिल्म या किस सीरियल में काम करने को मिल रहा है, उसकी आखिर विषय वस्तु क्या है, उसका कलात्मक या रचनात्मक महत्व क्या है, उसके द्वारा निभाए जा रहे सकारात्मक नकारात्मक पात्र का उस फिल्म सीरियल के कथ्य को स्थापित करने में क्या योगदान है, और संपूर्णता में इसकी क्या सामाजिक और मानवीय उपयोगिता है, बिना ये समझे काम करते रहना मेरी फितरत में नहीं। मुंबई की ओर रुख किए कलाकार अधिकतर इन सब बातों से निर्लिप्त होकर काम करते रहे और उनके परिचित, उनके स्वजन तथा उनके नगर निवासी उनको टेलीविजन के पर्दे पर देखकर स्वयं को धन्य समझते रहे। घरों में, पूर्वाभ्यास स्थलों में, नाटक के प्रेक्षागृहों के प्रांगण में लोगों के कंठ से उनकी प्रशंसा के सूक्त और स्रोत फूटते रहे। हाँ देखो, ये लखनऊ के हैं, इन्होंने हमारे ग्रुप से काम किया था, अरे इन्होंने मेरे साथ काम किया था, आज ये देखो कहाँ पहुंच गए, इन्होंने कितनी प्रगति कर ली, अरे हम लोग साथ चाय पीते थे, अरे हम लोग तो एक साथ पान खाते थे, अरे भैया उनकी साइकिल तो हमारे घर में आज भी पड़ी है, और भी ना जाने क्या क्या। इस तरह से धन्य होते जाते हैं लोग। है हेमंत जी,
ऐसा सुनते सुनते मुंबई के प्रति मेरी उदासीनता अब वितृष्णा का रूप लेने लगी। मैं फिर कह रहा हूं, मेरी इस वितृष्णा से मुंबई गलत नहीं हो जाती, फिल्म या टेलीविजन माध्यम गलत नहीं हो जाता। उस माध्यम की अपनी खूबी, अपनी विशेषता है। बस सोचने की बात यह है उसमें जो बन रहा है वो क्या है, उसकी सामाजिक मानवीय उपयोगिता क्या है, कलात्मक विशेषता क्या है। ऐसा नहीं है कि मैंने सीरियल में काम नहीं किया। लखनऊ में मैंने शुरुआती दौर में श्रीलाल शुक्ल के बहुचर्चित उपन्यास राग दरबारी पर आधारित धारावाहिक में छोटी सी भूमिका की। उस समय के दिग्गज अभिनेता सर्वश्री मनोहर सिंह जी, ओम पुरी जी, राजेश पुरी जी और विजय कश्यप जी के साथ मेरा दृश्य था। 1985 की बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं कभी उसका जिक्र नहीं करता। राही मासूम रजा के विख्यात उपन्यास आधा गांव पर आधारित धारावाहिक में राही साहब को बचपन में ट्यूशन पढ़ाने वाले मौलवी मुनव्वर की भूमिका निभाई थी। क्रिकेट जगत में व्याप्त राजनीति एवं रुग्ण प्रतिस्पर्धा का खुलासा करने वाले धारावाहिक चैंपियन में अभिनय किया। संजय माथुर जी के निर्देशन में बनी बांसुरी और मेरा बेटा टेलीफिल्म में काम किया, और जो कि अमृत खरे द्वारा लिखित मानवीय संवेदना की बड़ी मर्मस्पर्शी कहानियां थी, उनमें मुख्य भूमिका की। संजय माथुर जी द्वारा निर्देशित कई डॉक्यू ड्रामाज में अभिनय एवं लेखन किया जो विभिन्न सामाजिक मुद्दों एवं सामाजिक समस्याओं पर जन जागरण के लिए बनाई गई थी। इसी तरह सौभिक चक्रवर्ती एवं प्रकाश थपलियाल द्वारा निर्देशित प्रख्यात साहित्यकारों की कहानियों पर अभिनय एवं लेखन किया। ईटीवी उत्तर प्रदेश से प्रसारित वर्तमान राजनीति की उलटबाजियों पर आधारित हास्य व्यंग्य धारावाहिक चाय खबर और चुस्की के 45 एपिसोड में अभिनय किया। शैक्षिक दूरदर्शन लखनऊ द्वारा निर्मित बच्चों की शिक्षा पर आधारित 20 से अधिक शैक्षिक नाटकों में अभिनय किया। लखनऊ दूरदर्शन एवं आकाशवाणी लखनऊ के कुछ बालोपयोगी एवं सामाजिक नाटकों का लेखन निर्देशन भी किया। हेमंत जी, सामाजिक और मानवीय उपयोगिता के उपरोक्त सभी अवसर मुझे लखनऊ में रहते हुए मिल रहे थे, इसलिए बहुत कम पारिश्रमिक मिलने के उपरांत भी मैं इन्हें सरलता से कर सका। अपनी सोच के विरुद्ध तो रेडियो टेलीविजन के किसी भी कार्यक्रम में तो मैंने लखनऊ में भी काम नहीं किया जो मेरे सोच के विरुद्ध था, तो वो मैं बंबई क्यों जाता, फिर वो सब करने के लिए मुंबई क्यों जाता। मेरी परिस्थितियां कभी ऐसी नहीं रही कि मैं अपनी सोच के अनुरूप कार्य मिलने की आशा में मुंबई जा पाता। पता नहीं कब मेरी सोच के अनुरूप मुझे कार्य मिल पाता। मेरी परिस्थितियों के हाथ में न तो उतना समय था न ही धन था। वहां अच्छे काम की प्रतीक्षा में मेरा सामाजिक सरोकार वाले कामों का जो सिलसिला लखनऊ में था वो भी टूट जाता। मैं रंगमंच में निर्धन अवश्य था, मगर मुझे सरोकार धर्मी कलात्मक रंगकर्म करने का अवसर मिल ही रहा था। मेरे रंगकर्मी होने की अर्थवत्ता का एहसास मुझे मिलता ही रहता था, जो आज तक मिल रहा है। हाँ, जिस दिन मेरी परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि मैं टीवी या फिल्म के माध्यम से इस तरह का सुख संतोष वहां जाकर भी पा सकूं, उस दिन मैं मुंबई भी आ जाऊंगा। गोविंद जी, आपके यहाँ रहूंगा अगर आप मुंबई में रहेंगे तो, नहीं तो तमाम भाई हमारे मुंबई में, उनके यहाँ रहूंगा। जी जरूर सर, जरूर। तो मुझे लगता है अब इसके रिलेटेड कोई सवाल अब आपको पूछने की जरूरत नहीं होगी। जी बिल्कुल। सर, हिमकर पांडे जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। कौन? हिमकर पांडे। अरे प्रणाम बोल देना। संजय यादव है और अच्छा, सोमाली बिष्ट जी है। अरे वाह, सोमाली जी, हाँ ये तो, अरे इनका मैसेज बहुत सुंदर आता है, इनको मेरा प्रणाम बोल दीजिए। वो कह रहे जो आपने बुक पढ़ी उसके प्रकाशक कौन है? इसके प्रकाशक ये अल्मोड़ा से प्रकाशित हुई है, मोहन उप्रेती लोक संस्कृति कला एवं विज्ञान शोध समिति अल्मोड़ा, और इसके संपादक हैं हेमंत जोशी जी, है ना जी? हेमंत जोशी जी। हाँ सर, हिमकर पांडे जी बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से मुंबई केवल डरे। क्या चीज? हिमकर पांडे जी बोल रहे हैं हाँ हाँ, मेरे हिसाब से मुंबई केवल डरे हुए रंगकर्मी ही गए। नहीं, अब ऐसा भी नहीं, अब हो सकता कुछ ऐसे भी हो, हाँ हो सकता है ना, लेकिन बहुत रंगमंच के काबिल लोग भी तो गए हैं तो जीवन की प्रायोरिटी अलग अलग होती हैं जीवन के। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिल्म बुरी है, मुंबई जाना बुरा है, मैं कह रहा हूँ कि आप जीवन क्यों बिता रहे हैं, आप जीवन में आपका अपना एज ह्यूमन बीइंग आपका क्या उद्देश्य है, हमें ये भी तो पहले सोचना चाहिए। कलाकार एक्टर होने से पहले हम ह्यूमन बीइंग है ना,
हम इस धरती में, हम इस धरती के पर्यावरण को भोग रहे हैं ना, कंज्यूम कर रहे हैं ना, इस धरती की हवा और पानी को खर्च कर रहे हैं ना अपने ऊपर, इस धरती के बादल और समंदर हमारे काम आ रहे हैं ना, इस धरती के जंगल हमारे काम आ रहे हैं ना, मनुष्यता के काम आ रहे हैं। तो एज ह्यूमन बीइंग हमारा क्या दायित्व है? तो वो उसको करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से हमें कुछ अपने कर्म और विचारों को एक स्वरूप देना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? जी, तो उसके गुरविंदर सिंह में भी चॉकलेट का विज्ञापन करके लाखों रुपए कमा के ऐश भोगने का मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बात बता रहा हूं, और यश कमाने का, अरे वो उन्होंने तो चॉकलेट का विज्ञापन किया भाई, अरे गजब यार, क्या किया है यार, वो कैसा जंप लगाया है। अब इस तरह की प्रशंसा हमको, ऐसी प्रशंसा की महत्वाकांक्षा थोड़ी है। क्या करके प्रशंसा लेना है ना? हमारी महत्वाकांक्षा इस प्रकार की प्रशंसा या इस प्रकार की उपलब्धि नहीं है। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत सुविधा संपन्न नहीं होना चाहते, हम ये नहीं कह रहे, हम भी सुविधा संपन्न होना चाहते हैं। सुविधा संपन्न होकर अपने सरोकारों का काम और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे, है ना? जी सर, जी सर। ये गुरविंदर सिंह जी आपको नमस्कार बोल रहे हैं। प्रणाम बोल दो। अब ये क्या है कि मैं लोगों के मैसेज देख नहीं पा रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ सर, विजय सैनी है, जितेंद्रा जी है, पी के हिंदुस्तानी जी है, अरे वाह 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 वाह, मनीष जोशी जी है, सुनील मिश्रा जी है, अरे वाह, अलका सक्सेना जी है। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया सर, बहुत सारे लोग हैं। हाँ सर एक चीज और, आपने बहुत सारे नाटकों का डायरेक्शन भी किया। हाँ हाँ, तो डायरेक्शन कैसे शुरू हुआ, किस तरह से आपने शुरू किया? हाँ, और आपका मनपसंद प्ले कौन सा है? या मनपसंद प्ले तो अभी आना बाकी है भाई। देखो गोविंद, मनपसंद प्ले आना अभी बाकी है। एक आध है, ठीक है, जैसे मैंने 1994 में हुंकार नाटक लिखा था, जो किताब छप भी गई है, हुंकार, और 1997 में आखेट, और उनका खुद निर्देशन भी किया था। तो इस तरह से, लेकिन अभी बढ़िया आना बाकी है। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि डायरेक्शन क्यों करना शुरू किया? अब ये जो मुझे गलत रास्ते पर डाला, ये मेरे मित्र सौभिक चक्रवर्ती ने डाला सबसे पहले। क्या हुआ भैया, मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था, और भाई साहब हमारा नाटक देखने आते थे, कहते थे ललित यहाँ से निकलते ही हमारी संस्था खोज के लिए नाटक डायरेक्ट करोगे, याद रखना ये तो अब पहले से पकड़ रखा है, पहले से। ठीक है, अब सॉरी, फिर सेकेंड ईयर के बाद में इंटर्न चुन लिया गया। तो इंटर्नशिप तब भी नहीं कर सकता था मैं बाहर काम। मैं तो भाई राज साहब का शिष्य, मैं इनडिसिप्लिन हो ही नहीं सकता। और जिस राज साहब ने, जिन्होंने फर्स्ट ईयर में भी पहली बार में लेट हुआ, 9 क्लास से गेट आउट किया, सेकेंड ईयर में भी लेट होते ही गेट आउट हो, ये घटना बड़ी रोचक है भाई साहब। एक बार चलो बीच में सर आ गए तो सर की बात कर लूं। हुआ क्या, फर्स्ट ईयर में लंच में बाहर के बहुत लोग थे, हमारे बैच में 19 लोग आए थे उस समय, फिर तो कुछ लोग चले गए। बाहर के बहुत लोग थे यार, लंच हुआ, खाना कहाँ खिलाया जाए। तो मैं उनके लिए ढाबे वाबे ढूंढने निशादगंज चौराहे वारे पे निकल गया था, और उधर करते करते दूर चौराहे पे खाना खिला के लाया शिवपाल वगैरह इन लोगों को। लौटते लौटते 5 मिनट देर हो गई और सर क्लास ले रहे थे। मैंने तो सोचा सर खुश होंगे कि अच्छा लोगों की मदद कर रहा है बाहर से आए साथियों की, लेकिन वो सुने तब तो। लेकिन मैंने कहा मैं कम सर, नो। अब इस नो के आगे आपके पास कोई तर्क ही नहीं है। लौट आए। अब शाम को क्या था, क्लास का ऑफ होने के बाद सर ने एक नाटक का वीडियो शो कराने का वो रखा था, और उसमें सब लोग पहुंचे। उसमें हमसे कुछ नहीं कहा, उनसे कहा बस देर से आए थे महाशय, देर से नहीं आना है। बस कहा, कभी वो नारियल के बाहरी परत जैसे कठोर, और कभी नारियल के भीतर पानी जैसे कोमल। मैं सर की विशेषता बता रहा हूं आपको, है ना? जो समझेगा वो समझेगा, जो नहीं समझेगा वो दूर दूर रहेगा और दुनिया भर की बातें करता रहेगा, है ना? और ठीक अगले साल सेकेंड ईयर में क्या हुआ बताऊं? उस दिन, उस बार एकेडमी बाढ़ग्रस्त हो गई थी,
तो सेशन ही 0 हुआ। तो हम लखनऊ के लोकल लोग, सिराज, मैं और अतुल, किताबें सुखाने जाते थे। लाइब्रेरी बिल्कुल डूब गई थी और किताबें सुखाने जाते थे। महीनों हम लोगों ने किताब सुखाए और सर आते थे, देखते, हाँ बेटा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उस दिन जो है पहला दिन जब क्लास होना था, सर ने कहा हम भी क्लास लेंगे। हम फिर 5 मिनट लेट हुए। हमने सोचा सर आज थोड़ी कुछ कहेंगे, हम तो 3 महीने पूरी उन्होंने एकेडमी का इतना काम किया और सर कितनी बार तारीफ करते रहे, बेटा बहुत बढ़िया तुम लोग आते हो बेटा, बहुत काम हो जाता है, बहुत बढ़िया करते हो। उन्होंने कहा नो। मैंने कहा मैं कम सर, नो। तो सर का कहने का मतलब भैया काम काम की जगह है। एक अच्छा काम करके दूसरे गुनाह की माफी थोड़ी ले मिल सकती है भाई। एक अच्छा काम दूसरे गुनाह को कंपनसेट थोड़ी करेगा। हम लोगों की, इंडियंस की मानसिकता है, अच्छा हमने वो काम कर लिया बढ़िया, तो अब ये वाली गलती माफ कर दी जाएगी। काहे कर दी जाएगी भाई, ये गलती अपनी दूसरी है, वो अच्छा काम दूसरा है। ठीक है। अच्छा मैं आता हूँ सौभिक चक्रवर्ती के बात पर। तो इंटर्नशिप के बाद अब मेरा क्या, मैं डायरेक्शन तो कर रहा हूँ और अब तक के जितने नाटक हो चुके हैं वो बहुत लीजेंडरी हैं और मैं उस पर हाथ लगाता हूँ तो लोग कहेंगे लो अभी अभी निकले हैं, आषाढ़ का एक दिन छू रहे हैं, आधे अधूरे तुगलक बाकी इतिहास ये दुनिया भर का कर रहे हैं। तो हमने सोचा भाई एज ह्यूमन बीइंग मैं भी तो कुछ कहना चाहता हूँ। मैं एक्टर बाद में, पहले मनुष्य पहले हूँ, एक सचेतन संवेदनशील है ना, कल्पनाशील मनुष्य पहले हूँ, तभी तो मैं एक्टिंग की लाइन में आया। तो मेरी भी कोई बात है। तो मैंने अस्थि कुंड नाम का नाटक लिखा। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिहर्सल आई रोट माई वेरी फर्स्ट प्ले अस्थि कुंड और इसका शो हुआ था रविंद्रालय में 31 दिसंबर 1987। अच्छा इस दौरान बीच में मेरे पिताजी की डेथ हो गई तो शो करीब आना था, फिर रुक गया। फिर दोबारा मैं जब आया तो घर से 13 के बाद तो 12 दिन की रिहर्सल में फिर वो प्ले किया और वो उसको इतना लॉर्ड अपलॉड मिला। तो मेरे लिए वो अपलॉड बहुत बड़ा आशीर्वाद था, वरदान सा था, है ना। पहला कदम रखा था, अपलॉड मिला और उसमें नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका छपती थी, मैं अंग्रेजी में अखबार, अवस्थी जी ने लिखा था, बोले बेटा जैसे तुम हो ऐसे औरों को भी बनाओ। उसमें मैंने लिखा भी, डायरेक्ट तो किया ही, एक रोल भी किया था। बोलेगा तुम्हारा थॉट, तुम्हारा वे ऑफ एंगल। हालांकि कुछ लोग वो बाहर शो पे बाहर निकलते आए ये कहते हुए अरे जो कुछ देखा वो सब उगल रहा है अंदर, ऐसा भी लोगों ने कहा। लेकिन अब वो किस एंगल में कहा, बुरे एंगल में कहा, अच्छे एंगल में कहा मैंने, लेकिन वो बैठे रहते तो क्या दिक्कत थी। मैं गाली तो नहीं दे रहा था अंदर, मतलब धैर्य, बड़े बड़े लोगों के पास भी हम लोगों के पास धैर्य नहीं है कि एक प्ले 1.5 घंटे देख सकें हम, कमियों से भरा ही क्यों ना हो। अगर नया कोई कर रहा है तो उसको आगे उसका मार्गदर्शन करने भर के लिए ही आप रुक जाइए, देख लीजिए, उसकी संभावनाओं को तलाश लीजिए। अगर वो बिल्कुल ही बेकार है तो उसे कह दीजिए बेटा तुम गलत बेकार में हाथ डालो, ये काम तुम्हारे बस का नहीं, तुम दूसरी तरफ काम करो, ऐसा करो। लेकिन चलो ये बात और है। तो उस दिन से फिर जो है मेरा दोनों चस्का लग गया, राइटिंग का भी लेखन का भी। लेकिन ये कंटिन्यू क्यों हुआ कि मैं केवल एक्टर बनता हूं तो कितने लोग मुझे जो है, मुझे दूसरों के प्ले में काम करना पड़ेगा। रोल जो भी हो, प्ले कैसा भी हो, और रोल करना है तो ये मुझे पसंद नहीं आएगा। कैसे भी प्ले में मैं रोल कर लूं क्योंकि मैं एक्टर हूं, नहीं भाई ये मेरे। तो भैया प्ले लिखो भाई, तो प्ले लिखने का सिलसिला और अब प्ले लिखो तो भाई कोई आप जैसे नए व्यक्ति का प्ले क्यों करेगा भाई। उसके बाद बड़े बड़े राइटर हैं, गिरीश कार्नाड जी हैं, मोहन राकेश जी हैं, विजय तेंदुलकर जी हैं, बादल सरकार जी हैं, एक से एक नाटककार हैं। तुम्हारा नाटक क्यों करने लगेगा, तो कौन करेगा, तो या खुद करो, बाद में फिर देखा जाएगा। तो इस तरीके से लेखन और निर्देशन। अब धीरे धीरे क्या, संस्था क्यों बनाई, तो मैंने कहा यार मेरे लिखे मेरे निर्देशित नाटकों को कितने लोग स्पॉन्सर करेंगे, कितने कहेंगे हाँ यार आओ हमारे लिखो, हमारे लिए डायरेक्ट करो। तो भैया अपना ही एक मंच हो जाए, तो ताकि उसमें अपने सोचे गए और अपने तरीके से कहे गए काम को प्लेटफॉर्म मिलता रहे। तो हमने निसर्ग नामक संस्था बनाई 2001 में और उसके बाद उसमें वर्कशॉप ट्रेनिंग प्रोग्राम लगातार चलते रहे, चलाते रहे, आज तक चला रहे। ठीक है। एक प्रश्न और आपने बात बताई हाँ कि
जो एक तरफ लोग कहते हैं राइटर नहीं है, नाटक नहीं लिखे जा रहे और, हाँ हाँ और जो लिखते हैं उनको ना किया जाता है ना उनको छापा जाता है। हाँ यार, ये अब तो कुछ दिनों पहले तक 8-10 साल तक तो मुझे लगता था कि शायद नहीं लिखे जा रहे, लेकिन हम लोग क्या है ना, जो अपने ज्ञान के खुमार की धुंध अपने चारों तरफ बना लेते हैं ना, तो हम लोग समझते हैं, मतलब वरुण ने हम लोग कह रहा हूँ तो मैं तो हुई हूँ, उसमें था ही था कि अच्छा हम ही हमें बाकी नहीं है। और लखनऊ में ये धारणा है, लखनऊ का रंगकर्मी, अधिकतर रंगकर्मी समझता है कि अरे यही तो है रंगकर, यही तो है। आप सामने लोहे की दीवार खड़ी कर दो, फिर जो करते रहो, तो फिर तो आपके पास तुलनात्मक तो कुछ है ही नहीं, तो आप वही सब होता जाएगा। लेकिन जब मैं दूसरों के संपर्क में आता हूँ, जबलपुर के आशीष पाठक के संपर्क में आता हूँ, फेसबुक से ही आता हूँ, आजमगढ़ के अभिषेक के संपर्क में आता हूँ, या और आपके पुंज प्रकाश के संपर्क में आता हूँ, फेसबुक से जानकारी में, ऐसे बातचीत में नहीं, तो मैं देखता हूँ यार क्या क्या लिखा जा रहा है, कितना किया जा रहा है यार, और विचारोत्तेजक किया जा रहा है, नए एंगल से, नई भंगिमा से, नई प्रयोग में के साथ किया जा रहा है, नई रंग दृष्टि का उद्भव किया जा रहा है, परिपाटी से हटकर भी किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। अब वो छपे ना छपे, लेकिन हो रहा है, लोग जानेंगे। लेकिन सर जो ना छपे, मुझे मेरा ये भी क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हमें ना, एक बात हो रहा, न छपे तो कोई मलाल नहीं, वो दर्शक के रूप में उसका प्रचार होता चला जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा वो छपेगा जरूर, है ना, छपेगा जरूर फिर। अब क्या है, मेरा तो जीवन संघर्ष बहुत विकट है, मैं 75 नाटक लिख चुका हूँ, और अभी तक छपने की जहां तक बात आई है, 5-6 नाटक मैगजीन में छपे हैं, छाया नट और कला वसुधा में, और एक नाटक वाणी प्रकाशन ने प्रकाशित कर दिया, वो भी मुश्ताक काग जी के होने से, उनके बीच में होने से, क्योंकि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना नाम का एक नाटक शेक्सपियर की फ्लॉप कॉमेडी माना जाता है, और कहते हैं शेक्सपियर साहब ने भी उसको एक बार करके दोबारा नहीं खेला, उनकी फ्लॉप कॉमेडी माना जाता है, और भारत में वो कभी कहीं नहीं हुआ, किसी ने। शेक्सपियर की ट्रेजिडीज तो होती रहती हैं, या फिर एक आध और कॉमिक प्लेज भी होते रहते हैं, लेकिन ये हुआ नहीं। तो मुश्ताक काग जी ने मुझसे कहा 2006 में, मैं वहां चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप डायरेक्ट करने गया था एसआरसी में, शायद तब मुलाकात भी शायद तुमसे हुई, तो उसी दौरान मुश्ताक काग जी वहां डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा ललित जी आपको ये काम करना है, ये किताब ले जाइए, आप जैसे करें इसको मॉडर्न बनाइए, आज का बनाइए। तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने खुद का नाम रखेंगे दिल्ली 6, क्योंकि इसके जो कैरेक्टर इवॉल्व किए जाएंगे, वो चांदनी चौक, नई सड़क, इस एरिया से खारी बावली, यहाँ से इवॉल्व किए जाएंगे। तो मैंने कल्पना की, जो उसमें जो दो व्यापारी थे, मैंने खारी बावली के मसाला व्यापारी दो कंसीव, दिल्ली 6 के खारी बावली की, और वैलेंटाइन को मैंने बालमदीन नाम दिया, प्रोटियस को मैंने प्रीतम पाल नाम दिया, दो दोस्तों को, द टू जेंटलमैन ऑफ वरुणा, उसमें वैलेंटाइन और प्रोटियस, और मैं कह रहा हूं बालमदीन और प्रीतम पाल, ठीक है, और किशोरी लाल और दूसरे लाल शंकर लाल उनके पिताजी, चाचा जी, इस तरीके से। और नाटक का पहला डायलॉग क्या है, पहला सीन क्या है, लाल किले के बाहर एक दोस्त दूसरे दोस्त का इंतजार कर रहा है, वो किसी तरह से आ रहा है, उसके मोबाइल में एसएमएस वो बजता है, नोटिफिकेशन, उधर स्विच ऑफ कर, पहला डायलॉग स्विच ऑफ कर दो दोस्त, मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो। ये मोबाइल, हम दो दोस्ती के बीच में ऐसी दीवार बन गया जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में एलओसी। देखो मैंने अपना मोबाइल बंद किया, अब बताइए कहाँ रहा शेक्सपियर और कहाँ ये रहा आज, है ना। तो इस तरह से बिल्ड टू कंटेम्प्रेरी बना दिया, और श्रीराम सेंटर में इसके ब्लॉकबस्टर, इसके प्रेजेंट, इसके शो हुए 4, जैसा कि मुझे खबर मिली, शीशे विशे टूटे। इससे पहले लोग कहते हैं कि वो वामन केंद्र जी के गधे की बारात में 88-89 में, जिसमें मैं रोल करता था, गधे का रोल करता था मैं, चित्रसेन का, वामन केंद्र जी के डायरेक्शन में, तब भी ये हाल हुआ था टिकट खिड़की का, और उसका तो बहुत शो हुए थे। तो इस तरीके वो छप गया, मुश्ताक काग जी ने वाणी प्रकाशन में दे दिया, भाई ये अभी अभी हुआ है प्ले, इसको छाप दीजिए। इसके अलावा लखनऊ हिंदी संस्थान की एक योजना है, प्रकाशन के लिए कुछ वित्तीय सहायता देते हैं, 1/3 या जो भी देते हैं, तो मेरे 2 नाटकों का संकलन हिंदी संस्थान के सहयोग से छपा बस, लेकिन बाकी 75 नाटक।
होते रहते हैं और सब वंचित हैं भाई साहब, और मेरे अलावा कुछ और लोगों ने भी वंचित किया। ये है। तो अब मैं इनको प्रकाशन के लिए कहाँ दौड़ूं, कैसे दौड़ूं? मैं अपना क्रिएटिव जो वो क्रिएटिव काम का अवसर खोजते रहूं कि जिससे मुझे रोजी मेरे पेट को भी भोजन मिलेगा, मेरी आत्मा को भी भोजन मिलेगा, मेरे रंग कर्म को अर्थवत्ता भी मिलेगी और मेरे मनुष्य होने को सार्थकता भी मिलेगी। मैं इस तरह का काम खोजता रहूं कि नाटक छपवाने के पीछे पैसा होता, जो सर्विस करते रहते हैं लोग, लिखते रहते तो छपवा भी लेते हैं, पैसा लगा के छपवा लेते हैं। तो हमारे बस का ये नहीं, क्योंकि मैंने जो काम खोजना रोजी रोटी के लिए, वो काम भी बड़ा अलग सा है, वो कॉमर्शियल काम तो है ही नहीं। वो वैसा काम जो पेट भी भरे, आत्मा को भी भोजन दे और मनुष्य होने को सार्थकता भी दे, रंगकर्मी होने की अर्थवत्ता भी दे। तो ऐसा काम तो बहुत कम होगा ना, और जितना भी होगा उसका मॉनिटरी जो आउटकम होगा वो कैसा होगा। तो उसमें जो है बहुत ज्यादा खटे रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा खटे। 24 घंटा काम करो तो 1 घंटे के बराबर अर्निंग होगी, इस प्रकार के काम। और वैल्यूज को मुझे लगता है लिख रहा है वो लोगों को ढूंढ नहीं सकता, लेकिन जो साहित्य अकेडमी है या संगीत नाटक अकेडमी है, वो तो ढूंढ के छपवा सकते हैं। वो छपवा, बिल्कुल कह सही कर, ये बात मैं मानता हूँ आपकी। वो इस प्रकार की योजना चलाएं, सर्वे करें कहाँ किस तरह का नाटक नया मंचन हो रहा है, उसके मतलब क्या स्तर है, और तो अगर वो बढ़िया है तो उसके नाटककार को खोजा जाए और उसको जो है सहायता दी जाए। ये आप सही कह रहे हैं, ये सुझाव आपका बढ़िया। ये होता नहीं और हम नया नाटक खोजते रहते और छपेगा नहीं तो मिलेगा नहीं। हाँ यही बात है, छपेगा नहीं तो मिलेगा नहीं, ये भी बात सही है। अब तो लोगों ने खैर पीडीएफ डालने शुरू कर दिए हैं, नेट पे पीडीएफ डालने शुरू कर दिए हैं, लेकिन फिर भी वो चीज उतनी फिजिबल नहीं है। और किताब हाथ में आकर पढ़ने का जो एक रस मिलता है, जो एक सोलफुल अटैचमेंट बनता है, वो और कहीं नहीं बनता। वो किंडल आता है, डिंगल आता है, क्या आता है, वो मोबाइल पर किताबें पढ़ी जाती हैं, वो संबंध बनता ही नहीं जो किताब को टच करके बनता है। मोबाइल पे पन्ने पलटते हुए नहीं आता, जो पन्ने पलटते हुए बनता है, अगले दिन पढ़ने के लिए हल्का सा पेज मोड़ कर रखने में जो एक सुख मिलता है, या बुक मार्क लगाने में जो एक आत्मिक टच मिलता है, तो वो वहां मिल ही नहीं सकता। इसलिए किताब का छपना जरूरी है। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत। सर एक चीज और कि आप एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी करते हैं और आपने लेखन भी किया है और साथ में आपने लोगों को ट्रेन भी किया है। हाँ। तो जब मुझे आपके स्टूडेंट 21 साल हो गए। हाँ। तो 21 साल में आपने ट्रेनिंग में और प्रोसेस में बदलाव महसूस किया? मतलब अपने प्रोसेस में या लोगों के तरीके में? आप अपना ही बताएं सर, मतलब अपने के प्रोसेस में बहुत चेंज आया होगा। नहीं, चेंज नहीं आया, थोड़ा सा परिपक्वता आई है और मैं ज्यादा सिस्टमैटिक होता गया हूं, है ना। और जीवन में सिस्टमैटिक सिस्टम पैदा करने के लिए मेरे 2 प्रेरणा स्रोत हैं। राज साहब तो है ही हैं, दूसरे हैं एचवी शर्मा साहब। आपके एनएसडी के प्रोफेसर थे एचवी शर्मा साहब। बेसिकली वो पेंटर हुआ करते थे और गजल बहुत अच्छी गाते थे, लेकिन वो सेट डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर, ये सब थे। और आपके समय में पता नहीं बीएनए में आए हों या ना आए हों, हमारे समय में फर्स्ट ईयर में भी सेकेंड ईयर में भी आए और वो हमको थिएटर, आर्किटेक्चर की हिस्ट्री और कॉस्ट्यूम डिजाइन मेन पढ़ा के गए। और उनके साथ मुझे अलग से एसोसिएट होने का भी मौका मिला। कब? जब बीएनए का पीरियड कॉस्ट्यूम प्रोजेक्ट था, उसमें एचवी शर्मा साहब को प्रोजेक्ट हेड के रूप में बुलाया गया। असिस्टेंट चुनने की बारी आई तो उन्होंने पहले से ही मुझे सेलेक्ट कर रहा था, आई वांट ललित विथ मी एज माय असिस्टेंट, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर उनको मेरी सेंसिबिलिटी का कुछ पता चला होगा। नहीं, मामूली बात में भी कभी गहरी बात छिपी होती है। एक बार क्या हुआ, जब वो कलर कॉम्बिनेशन बना रहे थे और प्लेइंग व्हील समझा रहे,
तो पहले मोनोक्रोमेटिक कलर कॉम्बिनेशन का व्हील बना, और कलर कॉम्बिनेशन कह रहे हैं वो कलर का जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है ना, और उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन की बात आई। मोनोक्रोमेटिक उन्होंने पढ़ा दिया, उसके बाद जस्ट नंबर आया एनालॉगस का। तो मैंने उनसे कहा सर ये मोनोक्रोमेटिक भी तो हो गया यही, हालांकि वही हो जाता तो क्यों लिखा जाता, फर्क तो था ही था, लेकिन उन्होंने सोचा इस तरीके से ये लड़का सोचता है तो इसमें माइन्यूटिटी है ना। एनालॉगस इसलिए मोनोक्रोमेटिक नहीं है कि मोनोक्रोमेटिक में सिर्फ एक क्रोम है, एक कलर के क्रोम है, वही डायल्यूट और कॉन्सेंट्रेट। एनालॉगस में एक दूसरे कलर का भी उसमें क्रोम्स आ गए हैं, भले वो बहुत कम है और पहले वाले की मात्रा भले ही ज्यादा है, लेकिन तब भी है तो दूसरा, इसलिए वो एनालॉगस हो गया। तो ये बात मोटी भी थी, बारीक भी थी, क्वेश्चन उठाना बारीक था। तो तब से वो और भी इसी तरीके से और चीजें भी वो मेरी पकड़ते रहे, तो उन्होंने सेलेक्ट किया मुझे। तो उस दौरान उन्होंने सिस्टमैटिकलिटी जो होती है काम में, अध्ययन किसी भी काम में, तो उस हिसाब से फिर जब हम अगर काम करेंगे, सोचते रहेंगे, तो अपने काम में निरंतर गुणवत्ता का विकास करते रहेंगे। एक चीज मैं बताऊंगा कि हाँ, अब लोग जो नए जो ट्रेनर आ रहे हैं वो सीधे एडवांस एक्टिंग जैसे शब्द दे रहे हैं नए लोगों के बीच में, मेथड एक्टिंग शब्द दे रहे हैं, है ना, और एडवांस रियलिस्टिक न्यू रियलिज्म जैसे शब्द दे रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप कविता में कौन सा छंद इस्तेमाल किया जाए, इससे पहले तो आप व्याकरण समझाओगे ना, इससे पहले तो अल्फाबेट समझाओगे ना भाई। अब ये कविता नहीं चलेगी, एक्टिंग ये नहीं चलेगी, अब तो छंद, अब तो कविता में ये छंद चलेगा। तुम ऊपर फलों का रंग बदल रहे हो, तो बात तो पहले अल्फाबेट की करोगे ना। ये ठीक वैसे ही है, मैं उदाहरण देता रहता हूं, जैसे हम मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं, कोई एलोपैथ में जाना चाहता है, कोई आयुर्वेदिक में जाना चाहता है, कोई होम्योपैथिक में जाना चाहता है, और कोई प्राकृतिक चिकित्सा में जाना चाहता है। लेकिन भैया पहले 2 साल एनाटॉमी फिजियोलॉजी तो सबको पढ़नी पड़ेगी ना भाई, केवल फार्माकोलॉजी और सिस्टम ऑफ थेरेपी ही तो चेंज होगा। तो उसी तरीके से आप मेथड करो, ग्रोटोस्की करो, भरत मुनि करो, ब्रैक्ट करो, कुछ भी करो, उसके बेसिक्स तो बुनियाद तो सबकी एक ही होगी ना भाई। अभिनेता पहले इंसान होगा ना, स्टाइल से पहले एक्टर होगा ना, और एक्टर के 4 डायमेंशन होंगे ना, वॉइस, बॉडी, माइंड एंड सोल। तो इन पर काम कब होगा, इसमें क्या है मेथड, इसमें क्या हो। खेत बहुत बढ़िया तैयार होना चाहिए, उसमें नमी होनी चाहिए, उसमें टेम्परेचर सही होना चाहिए, उसमें खनिज अच्छे होने चाहिए, फिर धान बो, गेहूं बो, मसूर बो, चना बो, वो बदलते रहो। तो मैं दरअसल नई विकास करने के साथ साथ मैंने मूल को नहीं छोड़ा, और लोग नए नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करके नए बच्चों को एक जादुई उसमें ग्रैब करते हैं, और जादुई इसमें ग्रैब करते हैं तो सोल से अलग कर देते हैं। वो टेक्निक वाली सोल में डाल देते हैं, टेक्निक वाले मेंटालिटी में डाल देते हैं, संवेदनशीलता वाले अनुभूति वाली जो चेतना है उसमें नहीं डालते। वो केवल चिंतन पर में डाल देते हैं, लेकिन चिंतन से पहले भी तो चेतना है ना, जिंदा है तभी तो चिंतन होगा। ये हो सकता है मैं बड़ी वैसी वेग बात कर रहा हूं, लेकिन ये मैं समझता हूँ, समझ ले रहा हूँ, समझा पाता हूँ कि नहीं पाता हूँ, बात अलग। तो मैं इसको लेकर ही चलता हूँ, हाँ, और आगे क्रिस्टल क्लियर भी बनाता हूँ, जैसे मैं अजमी शर्मा जी साहब की बात बता रहा था। जी, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें बेसिक जानना बहुत जरूरी है। हाँ, उस बात से मैं भी बिल्कुल भाग रखता हूँ कि जब नाट्य शास्त्र जानोगे तो उसमें एक्सपेरिमेंट करोगे। नहीं, नाट्य शास्त्र में ऐसा क्या नहीं है जो स्टेनिस्लॉवस्की में है, ऐसा क्या नहीं है, किसी दिन उस पर बुलवाना। नाट्य शास्त्र में ऐसा क्या नहीं है जो स्टेनिस्लॉवस्की में है, या स्टेनिस्लॉवस्की में ऐसा क्या नहीं है जो नाट्य शास्त्र में। वो लोग थोड़ी कहते थे हम अलग है, हम अलग है, वो तो हम उनके पिछलग्गू जो हैं हम उनको अलग बना देते हैं, है ना।
तो वो ये खैर बहुत ब्रॉड बात है, इसमें तो बहुत ब्रॉड बात है, इसमें तो मैं कभी मौका लगेगा तो लिखूंगा। नहीं, एक चीज और है ना कि लोगों के देखने का परसेप्शन जो जब आपने शुरू किया था और आज दोनों में अंतर है। बस अब क्या है कि अभिनय क्राफ्ट धर्मी हो गया है, चेतना धर्मी संवेदन धर्मी न रह के क्राफ्ट धर्मी हो गया है। अभिनय का पूरा संसार, अभिनय जगत और अभिनेता क्राफ्ट धर्मी हो गया केवल, इसलिए चीज बिगड़ रही है। ये ऐसा नहीं कि वो कर नहीं सकते, लेकिन वो प्रायोरिटी क्राफ्ट को दे रहे हैं, चेतना और संवेदनशीलता को नहीं दे रहे। जैसे अग्नि में तेज छिपा है, जैसे जल में तरलता छिपी है, जैसे हवा में गति छिपी है और पृथ्वी में धैर्य छिपा है, निहित है, उसका अंत तत्व वही है। पृथ्वी का अंत तत्व धैर्य है, अग्नि का अंत तत्व तेज है, ऐसे ही अभिनय का भी तो अंत तत्व होगा। उस अंत तत्व को क्यों नहीं पकड़ते? वो है अनुभूति और संवेदनशीलता। संवेदनशीलता हर कला की प्राथमिक जरूरत है, प्राथमिक कंपल्सरी एसेंशियल एलिमेंट है संवेदनशीलता। चाहे मैं पेंटिंग करूं, चाहे मैं मूर्ति बनाऊं, चाहे मैं गाना गाऊं, चाहे मैं एक्टिंग करूं, अगर मैं भी संवेदनशीलता का जो खजाना मेरा भरा है, तो मैं अपनी कला को और मानवता परख और आत्म परख बनाता चला जाऊंगा और असरकारक बनाता जा सकूंगा। ये संभावना बनेगी। केवल क्राफ्ट का चमत्कार करने से बात नहीं बनेगी। अब कहते हैं हमें स्पीच का मॉड्यूलेशन करना है। यार मॉड्यूलेशन करना है, अरे यार स्पीच में होगा क्या? जो आपके मन में आया होगा वही तो होगा ना, जो आपके मन मस्तिष्क में आएगा। तो मन में क्या आना है, मस्तिष्क में क्या आना है, जिसका मॉड्यूलेशन होना है, पहले वो तय करो ना यार। भाव और विचार, अनुभूति भाव और विचार, वो एब्स्ट्रैक्ट अदृश्य इंटेंजिबल अमूर्त तत्व है, जो हमारे वाचिक की तरंगों में व्यक्त होते हैं, या शरीर की भंगिमाओं या चेष्ट पोस्चर में व्यक्त होते हैं, या मॉड्यूलेशन में व्यक्त होते हैं, स्पीच मॉड्यूलेशन में व्यक्त होते हैं। तो मॉड्यूलेशन काय का करोगे? भूसे का करोगे? आत्म तत्व पकड़ो, मॉड्यूलेट और ह्यूमन सेंसिबिलिटी से करते चले जाओ, आधा काम तो अपने आप होता चला जाएगा। क्या जीवन में जब हम किसी भाव से गुजरते हैं, तो हम क्या उसमें कल्पना करते हैं, कंसीव करते हैं कि यार ये वाली बात है तो मैं इसको ऐसे कहूं, अपने आप ऐसे हो जाती है, अपने आप हो जाती है। मान लिया मुझे मिर्च अरे यार पानी लाओ पानी लाओ, अब ये इससे करने से पहले मैंने सोचा क्या यार इतनी मिर्च लगी है तो मैं कैसे करूं, कितना उछलूं और कैसे करूं, ये सोचा क्या मैंने? अपने आप हुआ ना। तो बहुत कुछ चीज अपने आप हो जाएंगे। जेन्युइन फील करो ना यार, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टराइजेशन, फिजिकल सोशल साइकोलॉजिकल एंड क्या कहना चाहिए, पीरियड टाइम एंड सर्कमस्टांसेस, मूड एटमॉस्फेयर एंड कंटेंट एंड द थीम ऑफ द प्ले। जिस करो फील कर लो, उसको कल्पना में लाके फीलिंग में डालो। कल्पना में उतारना पड़ेगा, फील में डालना पड़ेगा, और फील से बहुत कुछ अपने आप हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ और गोविंद कैसे हो यार आज, मैं कहूँ और गोविंद कैसे हो यार आजकल, तो दोनों में मन के जो तरंग अलग अलग है ना, तभी तो ऐसा हुआ। मन में वो तरंग में अलग अलग लाऊंगा नहीं तो बाहर ही सोच रहा अच्छा कौन सा मैं कैसे, गोविंद कितनी जोर से बोलूं, यहां से बोलूं, ऐसे बोलूं, क्या करूं, ये सब फालतू की बात है। वो तो सब अपने आप होता जाएगा। चित्त का अनुगमन करती हैं हमारी भंगिमाएं, चित्त की भाव स्थिति का अनुगमन करता है। मच्छर ने काटा, अपने आप हाथ गया। कल्पना को सच्ची अनुभूति में ले आओ, आधा काम अपने आप हो जाएगा। शरीर अनुगामी होगा, ये हमारा नर्वस सिस्टम उसका अपने आप अनुगमन करता है। हाँ, ट्रेनिंग क्या होती है, हमारा दर्शक एक सर्टेन एंगल और सर्टेन प्लेस पे बैठा होता है, वो जेक्स्टापोजिशन, पोजिशनल कंट्रास्ट एंड पोजिशन अगेंस्ट बैकग्राउंड ये तय करते हुए फिर हमें करना पड़ता है कि हम कितना झुके, क्योंकि सर्टेन एंगल पर बैठा है या कैमरा लगा हुआ है, और या कैमरे का मूवमेंट है, विद रिलेशन ऑफ कैमरा मूवमेंट एंड पोजीशन एंड विद रिलेशन द पोजीशन ऑफ एन ऑडियंस, हमको एंगल तय करने पड़ते हैं, वरना तो सब अपने आप होता है।
ठीक है ना। तो डिजाइनिंग जो करनी पड़ती है, क्राफ्ट इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है कि हमें वो प्रदर्शन करना है। प्रदर्शन किसके सामने? एक सर्टेन एंगल और सर्टेन प्लेस पे बैठे हुए ऑडियंस के लिए। वो उस ज्यामिति का, वो जो हमारी तरंगें जाएंगी, दृश्य तरंगें जाएंगी और श्रव्य तरंगें जाएंगी, उनको जो ज्यामितीय अंतर संबंध बनेगा, उस ज्यामितीय अंतर संबंध के लिए जक्सटापोजिशन तय करनी पड़ती है और पोजिशनल कंट्रास्ट तय करना पड़ता है और स्पेस तय करना पड़ता है। स्पेस लंबाई गुणाई चौड़ाई नहीं है, त्रिआयामी है स्पेस। ये हाथ क्यों हो गया है? ये तीसरा आयाम भी तो है, क्यों लंबाई गुणाई चौड़ाई थोड़ी स्टेज। स्टेज पूरा आयतन है, क्षेत्रफल नहीं है। स्टेज को हम लोग अधिकतर बेवकूफी समझ लेते हैं, क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई, विड्थ ऑफ द स्टेज एंड डेप्थ ऑफ द स्टेज। इतनी बेवकूफी नहीं, ये पूरा वॉल्यूम है। हमको स्पेस के टर्म में यूं भी सोचना है, यूं भी सोचना, अनंत सोचना है। अनंत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है वहां, एक्टिंग के लिए भी, डिजाइनिंग के लिए भी। इसलिए ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग अनुभूति, मनुष्य की तरह फील करो। इसके लिए थोड़ी फिर मनुष्य काहे हो यार? अगर मनुष्य की तरह फील नहीं कर पा रहे हो तो फील करना सिखाया जाएगा क्या? हाँ, आपकी टेंडेंसी विकसित की जा सकती। बहुत से लोग होते हैं सूम होते हैं, कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं व्यापता, तो उनकी संवेदनशीलता जगानी पड़ती है, उनको जगाना पड़ता है। ऐसा भी होता है, लोगों में बदलाव आता है, ऐसा भी होता है। लेकिन मूलतया आदमी के 7 परिचयात्मक लक्षण होते हैं इनहेरेंट, प्रकृति प्रदत्त: जिज्ञासा, चिंतन शक्ति, विश्लेषण शक्ति, तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, रचना शक्ति और अभिव्यक्ति। ये मनुष्य के परिचयात्मक लक्षण है, ये सब में होने चाहिए। नहीं तो एक्टिंग करने क्यों आए हो अगर मनुष्य नहीं हो तो? और मनुष्य हो तो तुम्हें ये 7 लक्षण आप में होंगे। तो ये 7 लक्षण होंगे तो फीलिंग के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फीलिंग पे जाना तो पड़ेगा। फीलिंग से कटे कटे आप हवा में क्राफ्ट करते रहोगे। मॉड्यूलेशन, स्पीच वर्क, मेथड, मेथड क्या करते? ठीक है, लेकिन ये करोगे, लेकिन ये क्यों करोगे? इसके लिए तो उस भाव और विचार पे पहले जाना पड़ेगा ना। तो भाव परकता और विचार परकता व्यक्तित्व में विकसित करनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं, मैं बुनियाद पर ज्यादा सोचता हूँ, क्राफ्ट पे बाद में सोचता हूँ। क्यों? क्राफ्ट तो अपने आप हो जाता है, आधा अपने आप हो जाता है। चलिए, बहुत मैं पता नहीं यार भटक गया हूँ यार, मुझे ऐसा लगता है। अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है सर। हाँ हाँ, रहता है, बिल्कुल रहता है। ठीक है ना। मैं कहता हूँ यार, मनुष्य होकर एक्टिंग करने आओ। एक्टिंग के प्रकांड पंडित होकर एक्टिंग करने मत आओ, मनुष्य होकर एक्टिंग करने, है ना। सीधी सी बात, हमें संवेदनशील बनना है, वो हमारा काम है। वो ट्रेनिंग नहीं दे सकती। हाँ, अगर प्रवृत्ति आपकी नहीं, लेकिन आपकी प्रबल इच्छा है, बहुत हेल्दी प्योर विल है आपके भीतर, प्रवृत्ति नहीं है तो विकसित की जा सकती है। मान लिया किसी में नहीं होती है ना, बड़ी से बड़ी बात हो जाती है, वो तटस्थ बना रहता है, क्यों? इसकी प्रवृत्ति नहीं है। प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रवृत्ति। अभिनयोन्मुख प्रवृत्ति होनी चाहिए। टैलेंट तो सब में होगा, इनहेरेंट है। मैंने बताया ना, 7 परिचयात्मक लक्षणों में एक अभिव्यक्ति भी तो लक्षण है, और अभिव्यक्ति में एक पार्ट एक्टिंग भी है, तो वो तो इनहेरेंट है ही है। लेकिन प्रवृत्ति है कि नहीं है, प्रवृत्ति को अभिनयोन्मुख करना पड़ेगा, एक्टिंग ओरिएंटेड करना पड़ेगा, तो ट्रेनिंग होगी। तभी तो साइकोलॉजिकल इम्प्रोवाइजेशन होते हैं दुनिया भर के। पता नहीं कैसे कैसे साइकोलॉजिकल लैब में आजकल के ट्रेनर डाल देते हैं। मुझे लगता है बहुत जरूरी है आपसे बात करनी चाहिए मुझे, क्योंकि सही बात है, आजकल ट्रेनिंग का स्वरूप आप करें। बहुत लोग कहते हैं ना, ट्रेनिंग बदलनी चाहिए, ट्रेनिंग में चेंज आना चाहिए। तो मनुष्य नहीं बदल जाना चाहिए, नहीं तो मनुष्य नहीं बदल जाना चाहिए, सृष्टि नहीं बदल जानी चाहिए। आज सूरज जिस जगह से निकला होगा, अगले साल इस दिन ठीक उसी जगह से निकलेगा। बदल जाएगा तो सृष्टि में विचलन हो जाएगा। तो क्या बदला जाए, क्या न बदला जाए, और क्या बदला जाए तो कैसे बदला जाए, और क्यों बदला जाए, क्यों बदला जाए। हाँ, आदमी में अगर बंदर का दिल लग जाए तो फिर स्टाइल बदलना पड़ सकता है एक्टिंग का।
आदमी के भीतर अगर किसी जंगली जानवर का दिल लग जाए तो हो सकता है फिर एक्टिंग का स्टाइल बदलना पड़ जाएगा, क्योंकि अब आदमी नहीं रहा वहां, है ना, ये मसला है। अच्छा, ये इन्वर्टर चल रहा, मैं एक लाइट, नहीं नहीं, मैं जरा सा लाइट जला रहा हूँ, लाइट कम तो नहीं पड़ रही है? मेरी लाइट कम पड़ रही है? लाइट बिल्कुल ठीक है, लाइट बिल्कुल ठीक है सर। ठीक है, चलो। जी सर। तो फिर अब और करिए, फिर बात करें। नहीं बिल्कुल बात करूंगा सर। अभी तो जो बात आप बोल रहे तो मैं सोचने में लग गया। सर आप अलग अलग इंस्टीट्यूट अलग अलग जगह भी, मैं चाहूंगा थोड़ा उसके बारे में बताएं। नहीं, उसमें बताने का देखो, स्टाइल तो मेरा पढ़ाने का सब जगह, क्योंकि मेरा अधिकतर सब्जेक्ट रहा है ये कॉस्ट्यूम डिजाइन का। कॉस्ट्यूम डिजाइन में तो पहले तो मैं डिजाइन पर चलता हूँ, और मैं काम शुरू करता हूँ टाइम एंड स्पेस से, है ना। तो एक मैंने अपना एक फंडा, एक सिस्टम बना रखा, मैं पढ़ाऊंगा तो ये मेरे स्टेप होंगे, जहां मैं सबसे पहले, क्योंकि जो भी काम करेगा मनुष्य करेगा, एक आदमी करेगा, तो हम पहले उस बिंदु पर ले जाते हैं जहां हमारे मनुष्य होने की सारी मेधा और चेतना से गहरा साक्षात्कार हो जाए। तो अपने चिंतन और बातचीतों में मैं पहले वहां ले जाता हूं। तो करते 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 फिर जो है टाइम स्पेस है, नेचर है, आपका सृष्टि का डिवीजन है, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम है, प्लांट किंगडम है, ह्यूमन बीइंग क्यों और उससे अलग है, फिर उसके बाद थिएटर क्या है, नाटक है क्या, एक्टिंग क्या है, डायरेक्शन क्या है, और डिजाइनिंग क्यों है, ऑब्जेक्ट, और क्यों उसके क्यों जरूरत पड़ती है, डिजाइनिंग हम क्यों करते हैं। ये करते करते फिर मैं आता हूँ लाइन, कलर, टेक्सचर, मास पर, एम्स एंड, फिर आता हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग पर, क्वालिटी ऑफ डिजाइनिंग पर, तब आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट्यूम डिजाइन। फिर उसके बाद आते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन प्रोसेस, designing costume for a particular play, analysis of the play, analysis of the character, qualities of a costume designer। ये इस तरह से फिर बड़ा जो है सेगमेंट में बांट के 2 साल में, ये नहीं, ये 2 महीने का कोर्स है मैंने बना रखा। तो ये प्रोसेस तो मेरा कहीं चेंज नहीं होता। हाँ, मुझे याद आ रहा, आपके बैच में मैंने एक्टिंग पढ़ाई थी, वो सुशील कुमार सिंह जी के जमाने में हुआ था। जी हम, अच्छा, उत्पल भी आपके बैच में था? उत्पल, बिल्कुल, उत्पल भी मेरा बैच में थे। हाँ, मुझे याद आ रहा है कि आपके यहाँ तो मैंने, पता नहीं क्यों उस साल मुझे एक्टिंग पढ़ाने को मिली, मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपके बैच के साथ मैंने एक्टिंग पढ़ाई। जी। और जी। तो ये है, बाकी इंस्टीट्यूट में लोग बच्चे बदलते रहते हैं, अलग अलग तरीके के बच्चे आते हैं। अब ऐसा नहीं कि अब धीरे धीरे सारे खराब आ रहे हैं, ऐसा नहीं। अच्छे खराब मतलब खराब भी मतलब एक सापेक्ष स्थिति है, खराब क्या कहें, खराब नहीं कहना चाहिए, अच्छे और कम अच्छे कहें, तो इसकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं कि एक गिरने का ट्रेंड चलता चला जा रहा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जीवन की प्रायोरिटी तो बदल ही गई, जीवन के सरोकार तो बदल ही गए हैं, और जीवन की जो प्रायोरिटी और प्राथमिकता और सरोकार बदले हैं, तो हमारी नजर भी बदली है, कला और हमारा अंतर संबंध भी बदला है, और हमारे सीखने का नजरिया और तरीका भी बदला है। और ये केवल नाटक में ही थोड़ी हुआ है, हर जगह हुआ, नगर महापालिका में हुआ है, कहाँ नहीं हुआ है, दुकानदारी में हुआ है, हम केवल नाटक में ही थोड़ा है ना। सार्वभौमिक जो बदलाव आ रहे हैं वो सब जगह है, ये बात। सर मुझे लगता है हमें 1.5 घंटे हो गए। हाँ, 1.5 घंटा हो रहा है ना। तो फिर बातें तो छूट बिल्कुल देना चाहिए। और बाकी और बातें हैं, जैसे मेरा चिल्ड्रन थिएटर का पक्ष बहुत बच गया पूरा का पूरा, वो किसी दिन, उसका एक बड़ा चैप्टर है, उस पर अलग बात करेंगे। और लोक तत्वों का नाट्य प्रयोग, और मैंने जो कुमाऊनी लोक नाट्य शैली का विकास किया, ये एक अलग मेरा चैप्टर है। तो कभी आपका मौका मिलेगा तो 1-1 घंटे का समय, कभी फिर भविष्य में, ये 2 मुख्य अलग 2 विंग हैं। नहीं सर, एक वर्कशॉप कर सकते हैं हम, इसमें ऑनलाइन वर्कशॉप कर सकते हैं। ठीक है, अब आप कराइए।
जी बिल्कुल बिल्कुल। देवाशीष कुछ बोल रहे हैं, भाग्यशाली है जो आपके साथ में बहुत कुछ सीखना और आज भी सीख रहा है। अरे देवाशीष तो मेरे बहुत पुराने कलाकार हैं, बीएनएस 96 से, ये तो 96 से मेरे साथ है। तो बीएनएस तो पता नहीं कब किया होगा, ये तो 96 से मेरे साथ है, कितने प्ले मेरे साथ करके आया है और अब भी करता रहता है। अब लेकिन ऑन स्टेज कम होता है, जैसे हम डिजाइनिंग में ज्यादा इनकी मदद लेते हैं, लाइट डिजाइनिंग में और कभी कभी म्यूजिक में ऐसे ले लेते हैं। रियाल जी है, कहते बहुत अच्छा लगा। अरे क्या बात है, धन्यवाद। मैं जो भी लोग इतनी देर रात्रि मुझे सुन रहे हैं तो मैं उनका वैसे ही आभारी हूँ, है ना। जो लोग मुझे देर रात्रि सुन रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं कृतज्ञ हूँ आप सभी लोगों का और देवाशीष का भी, इसलिए नहीं। जी आगे करते हैं सर, कुछ प्लान करते हैं। हाँ मतलब ठीक है, फिर बिल्कुल भी होगा। ये सोमाली बोली बच्चों के रंग में, पर आपका सुनने का इंतजार रहेगा। हाँ बिल्कुल, मैं पूरा एक दिन का टॉक उसी पर रखिए, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप, है ना। जी जरूर सर, जरूर करेंगे, प्लान करते हैं क्योंकि अभी लॉकडाउन तो किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। आप मुझे फोन पे सूचना दीजिएगा, मैं तैयार रहूंगा उस हिसाब। ठीक है सर, ठीक है ना। जी सर, ठीक है फिर, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, अच्छा लगा सर, मजा आया सर। अच्छा, इसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, नहीं कर लेते हैं सर? ये तो आ ही जाता ना, हाँ फेसबुक पर आ जाता ना ये तो। जी बात ठीक है। तो मैं भी अपने कुछ मित्रों को सुनाऊंगा कि भाई देखो हमने कुछ बोला है। जरूर सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट है, ओके।